अस्सलाम वालेकुम। अली ने ऐसी चाल चली थी कि एफबीआई के आला अफसर, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले और दूसरे काबरी ने पूरी तरह यकीन कर लिया था कि जैकी ओल्ड गद्दार है, सरकश है और उसके ज़ेर असर जो 11 रूपोश टेलीपैथी जानने वाले हैं, वो उन सबको अपनी एक फ़ौज की सूरत में रखकर अपने मुल्क के खिलाफ और दूसरे मुल्कों के खिलाफ एक अलग महाज बना रहे। अमेरिका में पिछले दिनों ट्रांसफार्मर मशीनों के जरिए जो 24 टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए थे, उनका हिसाब फिर से जान लेना चाहिए। उनमें से 6 टेलीपैथी जानने वाले फिलवक्त फहमी और अली के ज़ेर असर थे। 2 को जीनी और पोरस ने मार डाला था। 4 टेलीपैथी जानने वालों ने बागी होकर अपनी एक अलग जमात बनाकर तेजपाल की रहनुमाई कबूल की थी। इसके बाद जो 12 रह गए थे, उनमें से एक जैकी ओल्ड था। उसके ज़ेर असर 11 टेलीपैथी जानने वाले थे। इस हिसाब से जैकी ओल्ड के पास टेलीपैथी जानने वालों की तादाद ज़्यादा थी और उसके गद्दार साबित होने पर अमरीकी काबरीन को बहुत दुख हो रहा था और वो ये समझ रहे थे कि आइंदा सिर्फ दुख नहीं पहुंचेगा बल्कि बड़े बड़े नुकसान होंगे। वो तमाम अकाबरीन हिफाजती तदाबीर के लिए आपस में मशवरे करते फिर रहे थे। उनके दिमाग में यही बातें आ रही थी कि जल्द से जल्द जैकी ओल्ड और उसके 11 टेलीपैथी जानने वालों को तलाश किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरी अहम बात यह थी कि 6 टेलीपैथी जानने वालों ने अपनी वफादारी का सबूत दिया था। उन्हीं की वजह से जैकी ओल्ड की बगावत का राज खुला था। ये बात उन्हें मालूम नहीं थी कि वो 6 टेलीपैथी जानने वाले फहमी और अली के ज़ेर असर हैं। उनके सामने अभी 6 टेलीपैथी जानने वाले काबिल एतबार थे। उनके बाद तेजपाल था, जिसने दावा किया था कि वो 4 टेलीपैथी जानने वालों का रहनुमा है। अब अगर तेजपाल से और दूसरे 6 टेलीपैथी जानने वालों से इत्तेहाद हो जाए तो उनकी तादाद 10 हो जाएगी और ये तादाद जैकी ओल्ड की तादाद के मुताबिक होगी। एक ज़रा 19-20 का फ़र्क होगा। उधर 6 टेलीपैथी जानने वालों के ज़रिए फहमी और अली को और उधर 4 टेलीपैथी जानने वालों के ज़रिए तेजपाल को ये मालूम हो चुका था कि उन्हें गूंगा बनाने के लिए जो अमल किया गया है, वो अमल सिर्फ 3 माह के लिए है। आइंदा उन्हें गूंगा बनाने के लिए दोबारा अमल करना होगा। उस वक्त तेजपाल और अली के ज़ेरे साए रहने वाले तो गूंगे नहीं रहे थे। उन पर से तनवीमी अमल का असर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो जानते थे कि जैकी ओल्ड ने अपने 11 ज़ेरे असर टेलीपैथी जानने वालों को यकीनन गूंगा बनाकर रखा होगा और अब 3 माह गुजरने वाले थे, जिसमें से तकरीबन 2 महीने 10 दिन गुजर चुके थे। आइंदा 20 दिनों में जैकी ओल्ड उन्हें अपने तनवीमी अमल के ज़रिए दोबारा गूंगा बनाकर फिर उसी तरह मामूल और महकूम बना सकता था। यह हकीकत उन्होंने एफबीआई के आला अफसर और दूसरे तमाम अकाबरीन को बता दी थी कि उन्हें किस तरह मामूल और ताबे बनाया गया था और इसके अलावा गूंगा बनाकर रखा जाता है। आइंदा भी जैकी ओल्ड यही करने वाला था। ये बात उन काबरीन के लिए तशवीशनाक थी, लेकिन एक तरफ से तेजपाल और दूसरी तरफ से अली ने यकीन दिलाया था कि जैकी ओल्ड एक नहीं 1000 बार अपने 11 टेलीपैथी जानने वालों पर तनवीमी अमल करता रहे और उन्हें गूंगा बनाता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो गिरफ्त में आएगा या उनके गूंगे टेलीपैथी जानने वाले गिरफ्त में आएंगे तो जैकी ओल्ड के तनवीमी अमल का तोड़ कर लिया जाएगा। अली ने कंप्यूटर के जरिए उस आला अफसर से कहा, एक अच्छी खबर है कि अल्पा और ब्रेन आदम अब अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने अपने आप पर कोई जादुई अमल कराया था, वो ख़त्म हो चुका है और अब उनसे दिमागी राब्ता किया जा सकता है। वैसे अल्पा योगा में महारत रखती है, लेकिन अब ख्याल ख्वानी करने वालों को उसके दिमाग तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। वो चाहेगी तो बात करेगी, नहीं चाहेगी तो हम भी उससे बात नहीं करेंगे। आला अफसर ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने अल्पा से राब्ता कायम किया है? जवाब मिला, जी हाँ। हमारे एक टेलीपैथी जानने वाला अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ तिल बैठ गया था। उसी ने उनके जादू का तोड़ किया है, लेकिन उनसे कोई दिमागी राब्ता नहीं किया। दिमागी राब्ता ना करने की कोई वजह है? हम अल्पा को तजस्सुस में मुब्तला रखना चाहते हैं कि आखिर यह सब किसने किया। उसका दिमाग बाबा साहब के इदारे की तरफ जाता रहेगा। वो हमें दुश्मन ना समझे तो बेहतर है। और अगर ख्याल ख्वानी के जरिए भी आपके दिमाग में होगी और यह सब कुछ सुन रही होगी तो उसकी दुश्मनी से भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने भी हमारे मुल्क और कौम को कई बार नुकसान पहुंचाया है। हम तो बस सीधी सादी दोस्ती चाहते हैं। अब वो जादुई अमल के नाकाम होने से नाराज़ होती है या नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है तो हम उससे कम नहीं हैं। उन दिनों एफबीआई का हेडक्वार्टर तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों का मरकज़ बन चुका था। कोई भी बात ख्याल ख्वानी के जरिए, किसी शख्स के जरिए हो या कंप्यूटर के जरिए हो, उस बात को दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी उस आला अफसर के दिमाग में रहकर सुन लेते थे। तेजपाल के 4 सुराग रसानों में से एक ने यह तमाम बातें सुनकर तेजपाल को बताई। वो इत्मीनान का सांस लेकर बोला, चलो ये अच्छा हुआ कि अब अल्पा अपनी नाकामी के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ रहेगी और हमारी तरफ नहीं आएगी। तेजपाल अपने 4 टेलीपैथी जानने वाले साथियों के साथ मौरितानिया के दारुल हुकूमत नवाशकोट में था। वहाँ की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की बेटी बडी रॉबर्ट पर आशिक हो गई थी। उसकी वजह से डायरेक्टर से भी सामना हुआ था और जब डायरेक्टर के ख्यालात पड़े गए तो पता चला कि अल्पा उससे रब्ता करती है और मुजरिमों को गिरफ्तार करने के सिलसिले में उसकी मदद करती है। लेकिन अब यह खतरा कुछ दिनों के लिए टल गया। तेजपाल जानता था कि अभी वो अपने मसाइल में गिरफ्तार होगी और डायरेक्टर की तरफ नहीं आएगी। वो ये भी जानता था कि किसी वक्त भी अल्पा डायरेक्टर के पास आएगी और उसके ख्यालात से पता चलेगा कि उसकी बेटी किसी बड़ी रॉबर्ट में दिलचस्पी ले रही है तो अल्पा ज़रूर रॉबर्ट के दिमाग में पहुंचना चाहेगी। ऐसे में रॉबर्ट सांस रोकेगा तो अल्पा को शुबा होगा कि वो योगा का माहिर है, किसी गैर मामूली शख्सियत का हामिल होगा। और तेजपाल चाहता था कि अल्पा या किसी भी टेलीपैथी जाने वाले को ये राज मालूम ना हो।
कि वो चारों टेलीपैथी जाने वाले तेजपाल के साथ इतनी दूर अफ्रीका के शुमाल मगरबी मुल्क में रहने लगे। FBI के अलावा ने एक फैक्स वसूल किया। वो जैकी ओल्ड की तरफ से था। उसमें लिखा था, मैं बहुत देर से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मैं बहुत पहले ही आपको ये बताने वाला था कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। मैं कभी आपसे मिलने आपकी रिहाइशगाह में नहीं आया था। आपने किसी डमी जैकी ओल्ड को कैप्सूल खाकर मरते देखा है। वो किसी का ड्रामा है और ये ड्रामा वही 6 टेलीपैथी जाने वालों का हो सकता है या फिर 4 टेलीपैथी जाने वालों का है। मैं अब भी कहता हूँ कि मैं गद्दारी वतन नहीं हूँ। आला अफसर ने फैक्स के जरिए कहा, तुम्हारे कहने या ना कहने से क्या होता है? हम तो इससे पहले ही तुम्हें एक हुक्म दे चुके थे। तुमने नाफरमानी की और अपने गद्दार होने का सबूत दिया। फिर दूसरी बार रात को जैकी ओल्ड की डमी बनाकर मेरी रिहाइशगाह में भेज दी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अब तुम अपनी सफाई में जो कुछ भी बोलोगे, इसके जवाब में हमारा सिर्फ एक जवाब होगा, और वो ये है कि अगर मुहिब्बे वतन हो तो हमसे आकर मिलो। दूसरा फैक्स मौसूल हुआ। उसमें लिखा था, आप मुझे गद्दार समझते हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका कोई भी टेलीपैथी जानने वाला आपके सामने आकर हाजिर नहीं होगा। अगर होगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, क्योंकि आपके सामने आने का मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर छुपे हुए दुश्मन के सामने भी आ जाए और दुश्मन उसके पीछे पड़ जाए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आला अफसर ने सोच के जरिए कहा, तुम्हारी गद्दारी का सबूत मिलने के बावजूद मैं फिर तुम्हें और बाकी 11 टेलीपैथी जाने वालों को अहमियत दे रहा हूँ। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी ये एहतियाती तदबीर बहुत अच्छी है, लेकिन तुम अपने 11 टेलीपैथी जाने वालों के साथ बैठे क्या कर रहे हो? अब तक तुमने हमारे मुल्क के लिए क्या किया है? दूसरे टेलीपैथी जाने वालों ने कम अज कम ये कमाल तो दिखाया है कि अल्पा बड़ी चालाकी से गुरु नारंग की तरह बड़ी ज़बरदस्त जादूगर बनकर अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर कर रही थी। उन्होंने उसका तिलिस्म तोड़ दिया और हमारे लिए मुसीबत कम कर दी। वाइंदा नारंग की तरह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होगी। अब बताओ कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? और अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि नारंग फिर जिंदा हो गया। उसे गिरफ्तार करके या हलाक करके साबित करो कि तुम हमारे हो और हमारे मुल्क के लिए ही काम करते रहोगे। फैक्स के जरिए कहा गया, ठीक है, मैं नारंग को तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा कि अब वो किस जिस्म में, और मैं अल्पा से रब्ता करके उसे समझाऊंगा कि नारंग जैसे शैतान से अगर वो महफूज रहना चाहती है तो हम अमरीकी टेलीपैथी जाने वालों का साथ दें, हम सब उसकी मदद करेंगे। आला अफसर ने कहा, नहीं, जब हमारे दूसरे टेलीपैथी जाने वालों ने अल्पा से दिमागी रब्ता नहीं किया है और उसे तजस्सुस में मुब्तला रखा है तो उसे खुद परेशान होकर हमारे पास आने दो। उसके पास ना जाओ, ये हमारा हुक्म है और इसकी तामील करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैं अपने तमाम अमरीकी अकाबरीन के हुक्म की तामील करता रहूँगा और जल्दी साबित करूँगा कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक शिकायत है, और वो ये कि आप अपने 10 टेलीपैथी जानने वालों के जरिए मुझे तलाश कर आ रहे हैं, जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। जब मैं उन्हें तलाश नहीं कर रहा हूँ तो उन्हें भी मुझे तलाश नहीं करना चाहिए। हम सब की सलामती इसी में है कि हम रूपोश रहें। आला अफसर ने कहा, यह तो तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अगर हमारे 10 टेलीपैथी जाने वाले तुम्हें तलाश ना भी करें तो क्या दुश्मन तुम्हें तलाश नहीं कर रहे होंगे? क्या तुम उनसे बचने के लिए कहीं रूपोश नहीं हो? हम तुम्हें मना नहीं करते। तुम चाहो तो हमारे 10 टेलीपैथी जानने वालों को तलाश करो, क्योंकि दुश्मन भी हमारे उन 10 टेलीपैथी जानने वालों को तलाश कर रहे होंगे। किसी को किसी काम से रोका नहीं जा सकता। देखना यह है कि रूपोश रहने में कौन कामयाब रहता है। आला अफसर को अपने जवाब में फिर कोई फैक्स मौसूल नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि जैकी ओल्ड ने उसकी बात तस्लीम कर ली है या फिर गौर कर रहा होगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। जब वो आला अफसर शाम को अपनी रिहाइशगाह में पहुंचा तो अल्पा ने उसे मुखातिब किया और कहा, मैं दूसरे मामलात में मसरूफ़ थी। अभी थोड़ी देर पहले आकर तुम्हारे ख्यालात पढ़ती रही और बहुत सी बातों का इल्म होता रहा। सबसे बड़ी बात यह कि मैं गलत फहमी में थी कि बाबा साहब के दारे वालों ने मेरे तिलिस्म का तोड़ किया है, लेकिन ये नागवार फ़र्ज़ तुम्हारे टेलीपैथी जानने वालों ने अंजाम दिया और सरासर दुश्मनी की है। तुम इसे दुश्मनी कह सकती हो, लेकिन टेलीपैथी की दुनिया में कोई ये नहीं चाहता कि उसका मुखालिफ रूपोश रहकर पुरस्कार बनता रहे, अपनी तरफ से हमले करता रहे और जवाबी कार्रवाई का मौका न दे। तुम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले रूपोश होने में कामयाब हैं। जिस दिन मैं उन्हें बेनकाब करूंगी तो तुम भी इसी तरह झुंझलाओगे। तुम्हारी तलाक के लिए अर्ज है कि मैं कल से FBI का आला अफसर नहीं रहूंगा। तुमने शायद मेरे पूरे ख्यालात नहीं पढ़े हैं। कल से इस डिपार्टमेंट में चंद योगा जाने वाले अफसरान आएंगे और हमें अपने टेलीपैथी जानने वालों के फैक्स और कंप्यूटर के जो भी पैगाम मिलेंगे वह सिर्फ योगा जानने वाले अफसरान पढ़ेंगे। कोई दूसरा उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। इस तरह तुम में से कोई ये नहीं जान सकेगा कि हमारे दरमियान क्या हो रहा है। तुम अपनी हिकमत अमली समझा रहे हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी हिकमत अमली कामयाब होगी। बाय द वे, नारंग ने तो ज़रूर तुम लोगों से रब्ता किया होगा। इसे सच समझो या झूठ, उसने अब तक हमारी तरफ रुख नहीं किया है। पता नहीं वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ये तो उसे मालूम हो चुका होगा कि तुम्हारे दिमाग का तिलिस्म टूट चुका है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आया होगा। हाँ, आया था, लेकिन तकरीबन 2 दिन हो रहे हैं उसने मुझसे रब्ता नहीं किया है। पता नहीं क्या बात है। या तो वो किसी मामले में उलझा हुआ होगा या उस पर कोई ऐसी आफत आ पड़ी होगी कि उसे किसी से रब्ता करने का मौका नहीं मिल रहा होगा। तुम जब तक अपने दिमाग को मुर्दा जाहिर करती रही उस वक्त तक हमसे रब्ता नहीं किया और आज मेरे पास आई हो। क्या कोई खास बात है? हाँ, ये सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम लोगों के भी सोचने की बात है कि बाबा साहब के दायरे के तमाम टेलीपैथी जाने वाले एक तवील अरसे से खामोश हैं। न मुझसे रब्ता करते हैं न तुम लोगों से। क्या उनकी खामोशी मायने खेज नहीं है? वो खामोश नहीं है।
पिछले दिनों सोनिया अमेरिका आई थी। उसने नीलिमा, तेजपाल और नारंग का ताकुब किया था। नीलिमा को हलाक किया था, तेजपाल को गैर अहम समझकर छोड़ दिया। अब नारंग से उसकी मुखालफत है या नहीं, इसके बारे में हमें पूरे यकीन से कुछ मालूम नहीं। क्या तुम लोगों ने फ्रांस के अखबारात में यह नहीं पढ़ा था कि एक मुर्दा ताबूत में जिंदा होकर बैठ गया था? क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि वो आत्मशक्ति जाने वाला नारंग शायद किसी दूसरे बहरूप में मौजूद है? हमने उसके बारे में मालूम किया था। किए जाने के बाद उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। बाद में उसे अगवा कर लिया गया था। अगवा करने के बाद वो अब तक लापता है। अगर वो अब तक जिंदा होता तो यकीनन कोई जवाबी कार्रवाई करता, लेकिन उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। एल्पा दिमागी तौर पर वापस अपनी जगह आ गई। कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज खलील बिन मुकर्रम से रब्ता किया और कहा, मैं आपसे कुछ मालूमात चाहती हूँ। अगर आप कोई हर्ज ना समझे तो मुझे इतना बता दें कि नारंग कहाँ है। खलील बिन मुकर्रम ने कहा, नारंग पहले अपनी आत्मशक्ति खो बैठा था। उसने दोबारा आत्मशक्ति हासिल की है और अब वो किसी जिस्म में गया हुआ है। ये पता नहीं वो किस जिस्म में छुपा हुआ है और आइंदा क्या करने वाला है। वो उनका शुक्रिया अदा करके वापस आई और फिर ब्रेन आदम से रब्ता करके कहा, बिग ब्रदर, नारंग जिंदा है और अपनी पूरी आत्मशक्ति के साथ अब किसी नए जिस्म में है, लेकिन वो किसी से रब्ता नहीं कर रहा है। 2 दिन पहले मेरे पास बार बार ऐसे आ रहा था जैसे अब मुझ पर मुसल्लत होना चाहता हो, लेकिन अब वो मुझे भी नज़रअंदाज कर रहा है। क्या उसकी यह खामोशी किसी तूफान का पेशगामा हो सकती है? वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, या दूसरे पहलू से देखा जाए तो किसी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। इस मुसीबत से निकलने के बाद ये अपनी ताकत का गुरूर दिखाएगा। बिग ब्रदर, मैं यही तो परेशान होकर बार बार सोच रही हूँ कि वो जब भी आएगा मेरी योगा जाने के बावजूद मेरे दिमाग में गुस्सा चलाएगा और मैं उसे रोक नहीं सकूंगी। वो अपने इशारों पर जिस तरह चलाएगा मैं चलने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि हम उसे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। ब्रेन आदम ने कहा, जैकी ओल्ड के बारे में सबूत मिल चुके हैं कि वो अमेरिका का वफादार नहीं है, अपनी एक फ़ौज बनाए हुए है। उसके टेलीपैथी जाने वाले गूंगे अफराद की फ़ौज कहाँ छुपी है? उससे किस तरह रब्ता हो सकते हैं? ये हमें पता नहीं चल सकते। उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। वो तो फैक्स के ज़रिए रब्ता करते हैं। अगर किसी तरह उससे रब्ता हो जाता तो हम उससे गठजोड़ करके गूंगे टेलीपैथी जाने वालों की फ़ौज के ज़रिए बड़ी ताकत हासिल कर सकती हैं। हम जैकी ओल्ड की मदद से नारंग को कमज़ोर कर सकते हैं और डट कर उससे मुकाबला कर सकती हैं। वो तायद में सर हिलाकर बोली, हाँ, कम अज़ कम उस कमबख्त नारंग के दबाव में तो नहीं रहेंगे। लेकिन उस जैकी ओल्ड से कैसे रब्ता होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों तदबीरें सोचते रहे। तदबीरें सोचते रहने से ये उम्मीद रहती है कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। फिलवक्त एल्पा टेलीपैथी की दुनिया में अकेली रह गई थी और ये अच्छी तरह समझ गई थी कि जल्दी उस पर बुरा वक्त आने वाला है। मैं, मेरे बेटे, मेरी बहुएं और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सुरागरसां जब इदारे से निकलकर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जाते हैं तो उन सबको हत्ता कि मुझे भी हदायत दी जाती हैं कि मुझे किस मुल्क में जाना है। बाज़-औक़ात कहा जाता है कि क्यों जाना है और क्या करना है, और बाज़-औक़ात सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि उस मुल्क की तरफ जाओ। इसका मतलब ये होता है कि जनाब तबरेज़ी जानते थे कि जब हम किसी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ क्या होने वाला है, और जो कुछ होने वाले वो पहले से बताते नहीं थे और हमारी जहानत और हाज़िर दिमागी पर छोड़ देते थे कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। जनाब तबरेज़ी की जानिब से हदायत दी गई थी कि सानी और जीनी पेरिस में रह सकती हैं, ये इदारे में वापस आ सकती हैं। पारस और पोरस को हदायत दी गई थी कि वो ऑस्ट्रिया पहुँचें। उन दोनों को ऑस्ट्रिया कब पहुँचना चाहिए, किस शहर में पहुँचना चाहिए, ये बातें तफसील से नहीं बताई गई थी। सिर्फ कह दिया गया कि उन्हें वहाँ जाना है। लिहाजा सानी तो पहले ही पेरिस वाले कॉटेज में थी, वहाँ जीनी को भी पहुँचा दिया गया। हदायत के मुताबिक पारस और पोरस दोनों ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होने लगे। सानी और जीनी उन्हें रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट तक आईं। कॉटेज से रवाना होते वक्त पोरस ने कहा, हम जानते हैं तुम दोनों हमें एयरपोर्ट छोड़ने क्यों जा रही हो, रास्ते में बीवियों की तरह खूब नसीहतें करोगी। पारस ने कहा, यार, बीवियों का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शौहर को या होने वाले शौहर को राह रास्त पर चलाती रहें और अच्छी हदायत देती रहें। देखो मैं कितना अच्छा नेक और पारसा बन गया हूँ। सानी ने कहा, यह तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कितने नेक और पारसा बन गए हो। पोरस ने कहा, सानी, मुझे तो कहना चाहिए, मेरे भाई पर शुबा ना करो, लेकिन कहना फजूल है। शौहर 100 बार अपनी पारसाई साबित करता रहे, फिर भी बीवी शुबा करती ही रहती है। जीनी ने कहा, सानी ठीक कह रही है, शुबा क्यों नहीं करेगी। तुम कौन पारसा हो? अगर मैं ना रहूं तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करते फिरोगे। पारस ने कहा, देखो पोरस, जीनी शादी से पहले ही तुम्हारा मुंह काला कर रही है। जीनी ने कहा, मैं और इससे शादी करूंगी, ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल है, नीम पागल है और मुझे पागल कहता है। इस बात पर सब हंसने लगे। एयरपोर्ट पहुंचकर जीनी ने कहा, तुम दोनों अपनी आंखों पर से ये स्याह गॉगल्स उतार दो। पोरस ने पूछा, भाई इसे पहनने पर क्या एतराज़ है? मैं खूब जानती हूँ स्याह चश्मे की वजह से पता नहीं चलता कि हमें देख रहे हो या किसी दूसरी को। पोरस ने कहा, प्लीज़ सानी, अब ये तुम्हारे पास रहेगी, तुम इसे समझाओ कि इस तरह झगड़ा करने से काम नहीं चलता। सानी ने कहा, यह सही कह रही है, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। उन दोनों ने स्याह चश्मे उतार दिए। पारस ने कहा, जब हम त्यारे में जाएंगे तो वहाँ कोई चश्मा उतारने वाली नहीं होगी। जीनी ने कहा, ज़रूर होगी, मैं तो ख्याल खुआनी के जरिए पोरस के दिमाग में रहूंगी। सानी ने कहा, नहीं जीनी, ऐसी बातें ना करो। मैं और पारस आपस में लड़ते झगड़ते ज़रूर हैं, मगर हमारे दरमियान तय पाया है
कि हम एक दूसरे की इजाज़त के बगैर दिमाग में नहीं आया करेंगे। इसलिए जब पारस मुझसे दूर होता है तो मैं उस वक्त तक उसके दिमाग में नहीं जाती हूँ जब तक कि ये खुद मेरे दिमाग में ना आए। फिर मुझे कोई खास ज़रूरत पड़े तो मैं आकर कहती हूँ कि तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। तब हम दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। यही तरीका बेहतर होता है। जीनी ने उसकी बातें सुनते हुए एक चर्च के फादर की तरफ देखा। वो 2 राहबों और 4 राहबाओं के साथ आ रहा था। उसकी दाढ़ी बहुत घनी और लंबी थी। दाढ़ी का आखिरी सिरा सीने तक आ रहा था। वो करीब से गुजरने लगा तो जीनी ने पोरस से पूछा, मैं इसकी दाढ़ी खींच कर देखूं? पोरस ने कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया, ये कैसी बातें करने लगती हो? सानी और पारस ने भी कहा, नहीं जीनी, ऐसी बातें नहीं करती, ये फादर है, इनका एहतराम करना चाहिए। फादर चलते चलते रुक गया। उसने पलटकर जीनी को देखा, फिर करीब आकर बोला, माई चाइल्ड, तुम क्या चाहती हो? आपकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, बिल्कुल नकली लग रही है। फादर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा फिर तुम क्या चाहती हो? मैं इसे खींच कर देखना चाहती हूँ। पोरस ने उसे गुस्से से देखकर कहा, यह बहुत ही बदतमीजी वाली गुफ्तगू कर रही हो। अभी मैंने समझाया कि फादर का एहतराम करना चाहिए। फादर ने पोरस के शाने पर हाथ रखकर कहा, नो माय सन, इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। ये दुनिया दुख और मुसीबतों से भरी हुई है। हम बहुत कम लोगों को खुशियां दे सकते हैं। अगर मेरी दाढ़ी खींचने से इस बच्ची को खुशी होती है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? वो और आगे बढ़कर बोला, कम ऑन माई चाइल्ड, मेरी दाढ़ी खींचो। जीनी ने उसकी दाढ़ी मुट्ठी में लेकर हौले से खींची, फिर जरा जोर से खींची। इसके बाद बोली, अरे ये तो असली है। ये कहकर वो खुशी से तालियां बजाने लगी। फादर ने कहा, देखा, मुझे एक जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई और इस बच्ची को खुशी हासिल हो गई। यही खुदा को खुश करने वाली बातें होती हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वो दुआई अंदाज में कहते हुए अपने राहब और राहबाओं के साथ चला गया। फोरस ने कहा, यह बड़े शर्म की बात है। जीनी ने कहा, वाह, फादर तो खुश हो रहे थे, दुआएं दे रहे थे, और इसे तुम शर्म की बात कहते हो? क्या तुम फादर से भी बड़े हो, उनसे भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो? देखो तो कितने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे खुश कर दिया। सानी ने कहा, उन्होंने तुम्हें खुश कर दिया, लेकिन तुम्हें भी अपनी अकल से सोचना चाहिए कि वो चोर कभी सामने नहीं आता जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है। सानी, तुम कितनी पुरानी कहावत मुझे सुना रही हो। आजकल के चोर तो दाढ़ी में तिनका रखकर भी बड़ी ढिठाई से सामने आ जाते हैं। वो दोनों हाथ पीछे रखे बातें कर रही थी। फिर उसने एक हाथ की मुट्ठी उनके सामने की और उसे खोला तो हथेली पर कई सफ़ेद बाल दिखाई दिए। वो बोली, उसकी घनी दाढ़ी के पीछे जो बाल थे शायद वो जल्दी में सही तरह चिपक नहीं पाए थे। बाकी दाढ़ी को उसने बड़ी महारत से चिपकाया हुआ था। उसे खींचने से वो दाढ़ी निकल नहीं सकती थी। सानी, पारस और पोरस उसे मुस्कुराकर प्यार से देखने लगे। सानी ने उसे गले लगाकर कहा, तुम पागलों जैसी हरकतें करती हो। अब हमें भी तुमसे सीखना पड़ेगा कि अब नॉर्मल किस तरह हुआ जाता है। पोरस ने कहा, इतना तो मालूम हुआ कि एक चर्च का फ्रॉड फादर हमारे पास से गया है। हो सकता है वो टेलीपैथी जानता हो, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे दिमागों में अगर आ रहा होगा तो हमारे मौजूदा बहरूप के मुताबिक हमारे चोर ख्यालात उसे हमारी असलियत नहीं बताएंगे, लेकिन हमें उसकी असलियत मालूम करना है। सानी ने दूर एक शीशे के आर पार देखते हुए कहा, वो बोर्डिंग कार्ड हासिल कर रहा है। तुम दोनों जाओ और ख्याल ख्वानी के जरिए काउंटर कीपर से मालूम करो कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं जीनी के साथ रहूंगी। पारस और पोरस बोर्डिंग कार्ड लेकर त्यारे में सवार होकर जाने लगे। सानी ने पारस से कहा, तुम दोनों ऑस्ट्रिया से आगे नहीं जाओगे, पहले से यही हदायत दी गई है। लेकिन वो जाली फादर वहां से भी आगे हंगरी जाने वाला है, क्या उसे छोड़ दिया जाए? हम अभी यही सोच रहे हैं। उसके फ्रॉड होने का सबूत मिल चुका है, अब उसके दिमाग में जाना चाहिए या नहीं? अगर वो टेलीपैथी और योगा का माहिर होगा तो उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगेगी। वह समझ लेगा कि मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाले उसकी असलियत मालूम करना चाहते हैं और उस पर शुबा कर रहे हैं। सानी ने कहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके दिमाग में पहुंचा जाए। जब वो हमसफ़र रहेगा तो मुख्तलिफ तरीक़ों से उसकी असलियत मालूम की जा सकती है। तुम ठीक कहती हो, हम यही करेंगे। जीनी ने कहा, अब तो वो त्यारे में सवार हो रहे हैं, हमें नज़र नहीं आएंगे, क्या ख्याल है, चला जाए? हाँ, हम चल रहे हैं, जीनी ने कहा। पोरस ने अभी मुझसे कहा है कि उस फ्रॉड के बारे में मालूम करेगा, लेकिन टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो भी कोई योगा का माहिर हो या टेलीपैथी जानता हो। पारस से मेरी भी यही बातें हो रही थी। वो दोनों खुद ही उससे निमट लेंगे, कम ऑन। वो दोनों वहां से जाने लगी। तैयारा परवास करने लगा तो पारस और पोरस ने उनके दिमाग में जाकर कहा, अलविदा मेरी जान, हम अपनी जान तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। फिर उन्होंने चूमने के अंदाज में आवाज़ पैदा की। जीनी ने कहा, यह क्या हरकत है, मेरे होंठों की सुर्खी फैल जाएगी। सानी ने कहा, तुम्हारे जैसे शौहर इसी तरह रुखसत होते वक्त बीवी का सर सहलाते और चूमते हैं। याद रखना, कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझे तुम्हारे सर पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, खुदाफिज। बुलंदी पर तैयारी की परवाज़ हमवार हुई तो पारस और पोरस ने अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दिए। पारस ने पूछा, तेरी वाली क्या कह रही थी? यार, बड़े नखरे करती है, इतनी दूर से पप्पी ली तो कहती है होंठों की सुर्खी फैल रही है। पारस हंसने लगा। पोरस ने कहा, जब मर्द पर बीवी की तरफ से मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को छुपाने के लिए शौहर हंसता है। हाँ यार, तू ठीक कह रहे। सानी कह रही थी कि अगर मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो वो फौरन हमारे पास पहुंच जाएगी। यार, उसके कहने से क्या होता है, कमारे रहकर फ्लर्ट करो तो ख्वामखा बदनामी होती है। शादीशुदा रहकर कुछ भी करते रहो, पता नहीं चलता कि बीवी की आड़ में क्या हो रहा है। वो दोनों हंसने लगे। इस दौरान में जो भी स्टीवर्ड और एयर होस्टेस वगैरह उनकी तरफ आ रही थी वो उनसे बातें भी कर रहे थे और उनके दिमागों में भी पहुंच रहे थे, ताकि उनके जरिए उस फ्रॉड फादर के बारे में कुछ मालूम कर सकें। उन्होंने एयरपोर्ट पर उसके साथ 2 राहब और 4 राहबाओं को देखा था।
अब वो 4 राहबाएं नजर नहीं आ रही थीं। सिर्फ वो 2 राहब उस फादर के पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे। 2 एयर होस्टेस शराब और सॉफ्ट ड्रिंक्स मुसाफिरों को उनकी पसंद के मुताबिक पेश कर रही थीं। उनमें से एक ने एक राहब से पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? उस राहब ने एक उंगली उठाकर एक सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ इशारा किया। एयर होस्टेस ने एक बोतल उठाई तो उसने नहीं में सर हिलाकर फिर इशारा करके दूसरी बोतल की तरफ उंगली उठाई। एयर होस्टेस ने बोतल को उठाकर कहा, आप इसका नाम लेते तो मैं पहले ये दे देती। सामने बैठे हुए फादर ने कहा, मेरे ये दोनों राहब बेचारे गूंगे हैं। उस एयर होस्टेस के दिमाग में पारस और पोरस दोनों ही थे। वो ये सुनकर चौंक गए कि वो दोनों राहब गूंगे हैं। और ये बात तो तमाम टेलीपैथी जाने वालों को मालूम हो चुकी थी कि जैकी ओल्ड के पास जो 11 टेलीपैथी जाने वाले हैं उन्हें उसने गूंगा बनाकर रखा हुआ है। पोरस ने कहा, यार पारस, ये दोनों गूंगे हैं, इसका मतलब है कि इनके साथ फादर बना हुआ शख्स जैकी ओल्ड होगा। अच्छा हुआ कि हमने उसके दिमाग में जाने की नादानी नहीं की। वो दोनों एयर होस्टेस ट्रॉली आगे ले गई थी। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज। अभी तैयारी में एक नाखुशगवार वाकया पेश आने वाला है, लेकिन इस वाकये से किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप सबसे इल्तिजा की जाती है कि जो कुछ भी आंखों से देखें उससे खौफजदा ना हो और अपनी सीट पर आराम और इत्मीनान से बैठे रहें। इस अनाउंसमेंट के दौरान में पारस और पोरस उस बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गए। पता चला कि वो इंटरपोल का एक अफसर है और उसके साथ दूसरा अफसर और 4 इंटरपोल के माहिर सुराग रसां भी हैं। वो दोनों उसके जरिए उन सबके दिमागों में जाने लगे। उस अफसर के अनाउंसमेंट की आवाज़ स्पीकर के जरिए तैयारी की महदूद फिजा में गूंज रही थी। वो कह रहा था, आप में से अक्सर हजरात को मालूम होगा कि पेरी अमाउंट नामी एक खतरनाक कातिल इंटरपोल का मतलब है। 1000 तलाश के बावजूद और उसे काउंटर फायरिंग के बावजूद भी वो कभी हाथ नहीं आया। हमने ये नतीजा अखज़ किया है कि उससे ज़मीन पर लड़ना, उसे गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम ज़मीन और आसमान के दरमियान उस खतरनाक मुजरिम पेरी माउंट को यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। पुलिस ने कहा, यार हम तो उसे जैकी ओल्ड समझ रहे थे, लेकिन ये तो बदनाम ज़माना कातिल पेरी माउंट है जो कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आता है। अनाउंसमेंट करने वाला कह रहा था, हम फिर एक बार तमाम मुसाफिरों को इत्मीनान दिलाते हैं कि पेरिस के एयरपोर्ट से यहाँ तक हर तरह से उनके सामान की चेकिंग की गई है। उसके पास कोई आतिशी असला तो क्या, एक चाकू भी नहीं है। लिहाजा किसी मुसाफिर को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। पारस ने कहा, ये इंटरपोल वाले धोखा खा रहे हैं। ये नहीं जानते कि उस फ्रॉड फादर के पीछे 2 टेलीपैथी जाने वाले गूंगे बैठे हैं। वही खतरनाक हथियार हैं। स्पीकर के जरिए कहा गया, अब हम एक चर्च के मुअज़्ज़ज़ फादर बेंजामिन से अर्ज करते हैं कि वो उठकर खड़े हो जाएं और अपनी दाढ़ी और फादर का लिबास उतार दें। पेरी माउंट अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। जितने मुसाफिर बैठे थे सब उसे देखने लगे। वो सबके सामने अपनी दाढ़ी और मूंछें नोचने लगा। दाढ़ी और मूंछें नोचने के बाद उसने लिबास उतार कर फेंक दिया। अब वो एक शर्ट और पतलून में था। मुसाफिरों को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। पारस ने कहा, बरादरम, तुम फौरन पायलट के दिमाग में जाओ और ऐसा कब्जा जमाओ कि कोई दूसरा टेलीपैथी जाने वाले इसे अपनी मर्जी के मुताबिक परवाज कराने पर मजबूर न कर सकें। इंटरपोल के 2 अफसरान रिवॉल्वर लिए पायलट कैबिन से बाहर आए। बाकी 4 सुरागरसां मुख्तलिफ सीटों पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी गन्ने लेकर वहां से उठते हुए उस फादर बनने वाले पेरी माउंट को अपने निशाने पर लिया। पारस ख्याल ख्वानी के जरिए पेरी माउंट के दिमाग में पहुंच गया। इस बात की तस्दीक हो गई कि वो जैकी ओल्ड नहीं बल्कि वाकई बदनाम ज़माना खतरनाक कातिल पेरी माउंट है। उसके ख्यालात ने बताया कि उसकी बेमिसाल खतरनाक मुजरिमाना कार्रवाइयों के बायस जैकी ओल्ड उसे अपने आलाकार बनाना चाहता है। इसलिए वो उसे अपने 2 टेलीपैथी जाने वालों के साथ अपने पास बुला रहा था। मगर यहाँ सफ़र के दौरान में ये गड़बड़ शुरू हो गई थी। पेरी माउंट ने अपने दोनों खाली हाथों को मुसाफिरों की तरफ दिखाते हुए कहा, देखो ये अफसरान ठीक कह रहे हैं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास कितने हथियार हैं ये मुझे मानना चाहेंगे और मैं बचना चाहूँगा तो तुम में से कोई ज़ख्मी होगा या मारा जाएगा। फिर ये कैसे कहते हैं कि किसी को जानी नुकसान नहीं पहुँचेगा? ये कानून के मुहाफिज हैं, मगर आप लोगों की जान की परवाह नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बचाऊंगा और किसी पर गोली नहीं चलने दूंगा। ज़रा तमाशा देखें। ये कहकर उसने दोनों अफसरान को देखकर कहा, कम ऑन, अपने रिवॉल्वर मेरी तरफ उछाल दो। उसके ये कहते ही दोनों अफसरान ने फ़ौरन अपने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाले। वो उन्हें दोनों हाथों में कैच करके मुसाफिरों को दिखाने लगा। पारस समझ रहा था कि उन गूंगे टेलीपैथी जाने वालों ने ऐसा किया है। पेरी माउंट ने 4 मुसल्लह सुरागरसानों से कहा, अब तुम्हारे दोनों अफसरान मेरे निशाने पर हैं। अगर मुझ पर गोली चलाओगे तो ये दोनों जिंदा नहीं रहेंगे। तमाम मुसाफिरों पर दहशत तारी हो गई। औरतें और बच्चे रोने लगे। उसी वक्त पारस ने पेरी माउंट के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने एक रिवॉल्वर एक अफसर की तरफ और दूसरा रिवॉल्वर दूसरे अफसर की तरफ उछाला तो उन दोनों ने उन्हें कैच कर लिया। फिर एक अफसर ने कहा, बताओ निशाने पर हम हैं या तुम हो? पेरी माउंट ने परेशान होकर उन दोनों के हाथ में वो रिवॉल्वर देखे। फिर पलटकर गूंगों की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ से रिवॉल्वर निकलकर उनके पास कैसे चले गए? फिर पेरी माउंट ने पारस की मर्जी के मुताबिक कहा, इनसे रिवॉल्वर छीनना ज़रूरी नहीं। पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाओ और इसे परवाज़ का रूट बदलने पर मजबूर करो। पेरी माउंट और वो दोनों गूंगे पूरी तैयारियों के साथ आए थे। उन्होंने पायलट और को पायलट वगैरह की आवाज़ें भी सुनी हुई थी।
उन्होंने पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा तो पता चला कि वो उसके दिमाग पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे। को पायलट के साथ भी यही मामला था। उनका दिमाग जैसे फौलाद हो गया था। उनकी सोच की लहरें उन पर असर नहीं कर रही थीं। एक गूंगे ने कागज़ पर कुछ लिखकर उसे पैरीमाउंट की तरफ बढ़ाया। कागज़ पर लिखा था, हम पायलट के दिमाग में जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच की लहरें उसके दिमाग पर असर नहीं कर रही हैं। दूर खड़े हुए एक अफसर ने कहा, वो पर्ची हमें दिखाओ, बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उससे पर्ची लेता, पैरीमाउंट ने इसे मुंह में डालकर निकल लिया। वो नहीं चाहता था कि उसके दोनों गूंगे टेलीपैथी जानने वालों की मौजूदगी का इल्म इंटरपोल वालों को हो। लेकिन इंटरपोल वाले नादान नहीं थे कि इतना समझ ना सकते कि उसके दो राह भी अहमियत रखती हैं और उसकी खुफिया तौर से इस तरह मदद करें जिसका उन्होंने नोटिस नहीं लिया। वैसे अपने गायब दिमाग होकर पिस्तौल पैरीमाउंट की तरफ उछालने से एक शुबा तो हुआ था कि ऐसा टेलीपैथी की वजह से हुआ है। एक अफसर ने दूसरे सुराग रसानों से कहा, इनमें से एक गूंगे को एयर होस्टेस और स्टीवर्ड के कैबिन में ले जाओ और इनकी जुबान खुलवाओ। ये बनावटी गूंगे लग रहे हैं। हुक्म की तामील की गई। दूसरा सुराग रसां गूंगे को पकड़कर जहाज के पिछले हिस्से में कैबिन के अंदर ले गया। पारस उसमें से एक सुराग रसां के दिमाग में था। वो जानता था कि जितनी भी पिटाई करेंगे वो गूंगा बोल नहीं सकेगा, क्योंकि वो तनवीमी अमल के ज़ेरे असर था। उससे सुराग रसां ने पारस की मर्जी के मुताबिक एक छोटा सा चाकू लेकर उस गूंगे के बाजू को चीर दिया। जख्म होते ही वो कराहने लगा। तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो गया। पारस उसके दिमाग में पहुंच गया। वो सुराग रसानों के सवालों के जवाब में बातें बना सकता था, लेकिन पारस की मर्जी के मुताबिक कहने लगा, मैं टेलीपैथी जानता हूँ, लेकिन मेरे बॉस ने मुझ पर तनवीमी अमल किया था और मुझे गूंगा बना दिया था। अभी आपने मुझे जख्मी किया है तो इस अमल से निजात पा गया हूँ, इसलिए अब बोल रहा हूँ। और वह दूसरा गूंगा भी क्या तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है? जी हाँ, जब तक उसे जख्मी नहीं किया जाएगा वो भी नहीं बोल सकेगा। कागज़ की पर्ची में क्या लिखा था? मैंने लिखा था, पायलट के दिमाग में जगह नहीं मिल रही है, जैसे पहले से किसी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ हो। हमारी सोच की लहरें असर नहीं कर रही हैं। अगर असर करती तो हम इस जहाज़ को किसी दूसरे मुल्क में ले जाते। बहरहाल पायलट महफूज है। एक सुराग रसां ने दूसरे से कहा, जाओ तुम दूसरे गूंगे को भी ले आओ, उसे भी जख्मी करके तनवीमी अमल से निजात दिलाकर उन दोनों को अपने काबू में रखा जाएगा। पारस ने अली को मुखातिब करके वहाँ के मुख्तसर हालात बताए और कहा, वो दोनों गूंगे अब बोलने लगे हैं, लिहाजा अब ये गेम तुम्हारा है। मालूम होता है जैकी ओल्ड किसी दूसरी जगह मसरूफ़ है, वरना पैरीमाउंट जैसे अहम मुजरिम को वो नज़रअंदाज न करता और सिर्फ अपने दो गूंगे टेलीपैथी जानने वालों पर भरोसा न करता। तुम फ़ौरन वक्त से फ़ायदा उठाओ। अली ने फ़ौरन कंप्यूटर के ज़रिए FBI के नए योगा जाने वाले आला अफसर से रब्ता किया और उनसे कहा, पेरिस से इस वक्त एक त्यारा हंगरी जा रहा है। पहले वह स्विट्ज़रलैंड उतरेगा, फिर ऑस्ट्रिया जाएगा, उसके बाद हंगरी जाएगा। उस त्यारे में दो गूंगे टेलीपैथी जानने वाले हैं जो अभी इंटरपोल वालों के कब्जे में आ गए हैं। उन्होंने उन दोनों को जख्मी किया तो उनके जहन से तनवीमी अमल का असर खत्म हो गया। अब वो बोलने लगे हैं, लिहाजा फ़ौरन एक्शन लें। जैसे ही त्यारा स्विट्ज़रलैंड उतरे, आप दोनों टेलीपैथी जानने वालों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करें। इंटरपोल वाले उन्हें आपके हवाले ज़रूर करेंगे। कंप्यूटर के जरिए पूछा गया, तुम कौन हो, अपनी शनाख्त कराओ। मैं आपके 6 टेलीपैथी। त्यारे के अंदर दूसरे गूंगे को जख्मी करते उसने हल्की सी चीख मारी। फिर ख्याल खोनी के जरिए फ़ौरन ही जैकी ओल्ड के दिमाग में पहुंचकर बोला, बॉस खतरा। जैकी ओल्ड फ़ौरन उसके दिमाग में पहुंचा। पता चला कि वो दोनों जो गूंगे बने हुए थे वो तनवीमी अमल के असर से निकल तो चुके हैं, लेकिन उसके ताबे और वफादार हैं। इसीलिए उन्होंने उसे मदद के लिए आवाज़ दी थी। जैकी ओल्ड ने उसके दिमाग में रहकर वहाँ के मुख्तसर हालात पढ़े। फिर पैरीमाउंट के दिमाग में आकर बोला, मैं जैकी ओल्ड हूँ, आ गया हूँ, फिक्र न करो, तुम्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। पारस ने पैरीमाउंट के दिमाग में कहका लगाया, फिर कहा, मिस्टर जैकी ओल्ड, मुझे पहचानो, मैं आंद्रे बोल रहा हूँ। 6 टेलीपैथी जानने वालों को नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आंद्रे का नाम तुम्हें तो याद होगा। अच्छा, तो तुम ये सब कर रहे हो। क्या किया जाए, तुम बहुत पुरस्कार बनना चाहते हो और मैं तुम्हें रुपोश रहकर पुरस्कार बनने नहीं दूंगा। तुम पैरीमाउंट को झूठी तसल्लियां देने के बजाय खुद अपनी फिक्र करो। जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो तुम्हारे पास पहुँचने में देर नहीं लगेगी। जैकी ओल्ड ने कहा, मुझे पहली बार ख्याल खोनी के जरिए बोलने पर मजबूर कर रहे हो तो अब मैं बोल रहा हूँ। बोलने के बाद मैं अपना लबो लहजा तब्दील कर दूंगा ताकि दोबारा मेरे दिमाग में ना आ सको। उस वक्त तक अली उसके पास पहुंच गया था। अली ने कहा, इतनी बकवास करने से बेहतर है काम की बात करो। जैकी ओल्ड ने कहा, काम की बात यह है कि मैं पैरीमाउंट को और अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों को बखैरियत ले जाना चाहता हूँ। अब यह फैसला तुम पर है और अमरीकी काबरीन पर कि इन तीनों को ले जाने दोगे या मैं इस पूरे जहाज़ को तबाह कर दूँ। सिर्फ एक पायलट के दिमाग पर कब्जा जमा लेने से तुम मैदान जीत नहीं सकोगे। अली ने कहा, भाई वाह, इतनी जल्दी कितनी ज़बरदस्त चाल सोच ली है। सोच रहे हो पैरीमाउंट, हम तुम्हारे दिमाग में रहकर बातें कर रहे हैं। इस जहाज़ के तबाह होने का मतलब है कि तुम भी काम से गए। ये जहाज़ तबाह होगा तो तुम्हारे बाप का क्या जाएगा। हम तो इसमें सफ़र नहीं कर रहे हैं, मुसाफिर तो तुम हो। अब तुम ही जैकी ओल्ड से बातें करो। पैरीमाउंट ने परेशान होकर पूछा, जैकी ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इस जहाज़ के साथ मुझे भी मार डालोगे? क्या यही हमारी दोस्ती है? भाई तुम ज़रा सब्र करो, मुझे उनसे बातें करने दो। अली ने कहा, हाँ, ये बातें नहीं करेंगे बल्कि हमें धमकी देते रहेंगे या फिर तसल्लियाँ देते देते अचानक जहाज़ को इसलिए तबाह कर देंगे कि इनके 2 टेलीपैथी जानने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। वो इनके बहुत से राज उगल देंगे और जैकी ओल्ड ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज दूसरों को मालूम हो।
अब ज़रा अपने दोस्त जैकी ओल्ड से पूछो कि उसके अहम राज कीमती हैं या तुम्हारी जान कीमती है। उसकी नज़र में किसकी कीमत ज़्यादा है? जैकी ओल्ड ने झुंझला कर कहा, आंद्रे तुम मेरे दोस्त को भड़का रहे हो, मैं अपने दोस्त की जान हर हाल में बचाऊंगा। पैरीमाउंट ने कहा, देखो जैकी, अगर तुम वाकई मेरी जान बचाना चाहते हो और ये समझते हो कि मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा तो स्विट्जरलैंड में जहाज़ को उतरने दो। मुझे और अपने दोनों टेलीपैथी जानने वालों को गिरफ्तार होने दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर फौलादी किले में भी बंद किया जाएगा तो मैं तुम्हारे दोनों साथियों को लेकर निकल पड़ूंगा। कोई भी मुझे उस जमीन पर कैदी बनाकर नहीं रख सकता। ये तुम एक अरसे से जानते हो और सारी दुनिया की खुफिया एजेंसियों वाले, सुराग रसां और दूसरे इंटेलिजेंस वाले सभी मेरे बारे में ये बात अच्छी तरह जानती हैं। अली ने कहकर लगाकर कहा, अब जानने से क्या होगा, वक्त गुजर चुका है। जरा जैकी ओल्ड से पूछो और अपनी जहानत से काम लेकर सोचो। इतनी देर से उन दोनों गूंगों के दिमागी दरवाजे खुले हुए हैं और मेरे जो 5 टेलीपैथी जानने वाले हैं उनके दिमागों में घुसकर वो राज मालूम कर रहे हैं जिन्हें जैकी ओल्ड छुपाना चाहते हैं। लिहाजा जैकी ओल्ड को अब उन 2 टेलीपैथी जानने वालों की भी ज़रूरत नहीं रही है। तो फिर तुम्हारी क्या अहमियत है, इसका अंदाज़ा तुम खुद करो। पेरीमाउंट ने कहा, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी बचाना है। इस वक्त तुम दोनों में से जो मुझे बचाएगा तो मैं उसके बहुत बुरे वक्त में काम आऊँगा। अब ये बताओ, अगर जैकी ओल्ड इस जहाज़ को तबाह करना चाहे तो तुम कैसे बचाओगे? बचाने की तदबीर हम कर चुके हैं। जिन 2 टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों के दरवाजे खुले हुए थे उन्हें बेहोश कर दिया गया है। अब हम तुम्हें भी बेहोश कर देंगे तो जैकी ओल्ड किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। वो इस तैयारी के अंदर किसी भी मुसाफिर के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। फिर इस जहाज़ को कैसे तबाह करेगा? सिर्फ हम तुम्हें बचा सकते हैं। पारस ने पोरस से कहा, तुम पायलट के दिमाग में बहुत मोहतात रहो। जैकी ओल्ड बाजी हारने वाला है, इसलिए झुंझलाकर अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। मैं को पायलट के दिमाग पर कब्जा जमाने जा रहा हूँ। बाकी मामला से निमटने के लिए अली यहाँ पहुंचा हुआ है। जैकी ओल्ड को यकीन नहीं था कि दोनों टेलीपैथी जाने वालों को बेहोश कर दिया गया है। वो ख्याल खुआनी के जरिए उनके पास गया तो वाकई उनके दिमाग बिल्कुल बेहिस हो चुके थे। वहाँ उसकी सोच की लहरें काम नहीं आ सकती थीं, ना ही वो बेहोश होने वालों के अंदर जलजला पैदा करके उन्हें ख़त्म कर सकता था। जब वो वहाँ से वापस पेरीमाउंट के पास आया तो उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। पेरीमाउंट भी बेहोश हो गया था। वो जानता था कि पायलट के दिमाग पर पहले ही किसी ने कब्जा जमा रखा है। वो को पायलट के दिमाग में गया तो पता चला उसका दिमाग भी जैसे लॉक्ड है। वो झुंझलाकर फैक्स के जरिए FBI के नए अफसर से बोला, इन 6 टेलीपैथी जाने वालों के लीडर आंद्रे ने मुझे चैलेंज किया है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं कहता हूं कि इसे बाज रखा जाए और मेरे 3 साथी जो इस त्यारे से आ रहे हैं वो जहां भी जा रहे हैं उन्हें जाने दिया जाए, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं पूरे जहाज को तबाह कर दूंगा। वो फैक्स करने के बाद उस आला अफसर के दिमाग में गया जो हमेशा उसका फैक्स वसूल किया करता था और जवाब देता था। अब वो अपने ओहदे पर नहीं था, उसकी जगह योगा जाने वाला अफसर आया हुआ था। उस अफसर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब यहाँ का आला अफसर योगा का माहिर होगा। तुम में से कोई उसके दिमाग में नहीं जा सकेगा। तुमने फैक्स में जो कुछ लिखा है उसका जवाब मुझे अपने मौजूदा आला अफसर की तरफ से मिला है और वह जवाब यह है कि अमेरिका तुम्हारा मुल्क है और वो जो 2 टेलीपैथी जाने वाले त्यारे में हैं उनका भी मुल्क है। हम उन्हें इस मुल्क में लाएंगे। तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए और ये कोई गलत बात नहीं है। तुम हमसे कोई गलत काम कराना चाहते हो और धौंस में लाना चाहते हो तो फिर तुम देख लो कि इस त्यारे में किस तरह एहतियाती तदाबीर की गई हैं। तुम किसी एयर होस्टेस वगैरह के दिमाग में रहकर भी इस त्यारे को तबाह कर नहीं पाओगे। जैकी ओल्ड से एक गलती हो गई थी। उसे चाहिए था कि पेरीमाउंट और अपने 2 मातियत टेलीपैथी जाने वालों के जरिए पहले दूसरों की आवाज़ें सुन लेता ताकि बाद में उनके दिमागों में पहुंच पाता। वो तो सिर्फ पायलट और को पायलट की आवाज़ जानता था और उनके दिमागों में पहुंचने में नाकाम हो रहा था। अब पूरे त्यारे के मुसाफिर भी ऐसे थे कि अगर वो आपस में बातें भी कर रहे थे तो वो उनके पास नहीं पहुंच सकता था, पहुंचने का जरिया नहीं था। उसके अपने तीनों साथी बेहोश पड़े हुए थे। अली ने उन 6 अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले मातियतों से कहा था कि वो इन 2 टेलीपैथी जाने वाले मातियतों की तरफ पूरी तवज्जो रखें। जैसे ही वो होश में आने लगे उनके दिमाग पर इस तरह कब्जा जमा लें कि जैकी ओल्ड उनके अंदर ना जा सके। फिर उन पर तनवीमी अमल करके उन दोनों के दिमागों को लॉक्ड करके उनको अमेरिका वापस आने पर मजबूर कर दें। स्विट्जरलैंड के जनीवा एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे ताकि जैकी ओल्ड अपने बाकी टेलीपैथी जाने वाले मातियतों के जरिए वहां दहशतगर्दी ना फैला सके। जब तैयारा वहां पहुंचा तो अमरीकी CIA वालों ने तैयारी के पास आकर सबसे पहले पेरीमाउंट और दूसरे टेलीपैथी जाने वालों को अपने कब्जे में लिया। उन तीनों को स्ट्रेचर पर डालकर अपने साथ वहां से ले गए। ऐसे वक्त जैकी ओल्ड ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। इतनी बड़ी बाजी हारने के बाद समझ गया था कि अगर खुद को या अपने दूसरे मातियतों को जनीवा एयरपोर्ट पर तबाही फैलाने के लिए पहुंचाएगा तो वहां भी नुकसान उठाएगा। जिस हिकमत अमली से आंद्रे काम कर रहा था उससे वह समझ गया था कि फिलहाल उस पर काबू पाना मुश्किल है। आंद्रे की हैसियत से अब अमरीकी अकाबरीन के दुल्ला दिमाग पर अली की धाक जम गई थी। उसने उनका एतमाद हासिल कर लिया था। वो समझने लगे थे कि आंद्रे के साथ जो बाकी टेलीपैथी जाने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर जो 6 टेलीपैथी जाने वाले हैं, वो मुहिब्बे वतन है और उन्होंने पहली बार जैकी ओल्ड को बहुत ज़बरदस्त चोट देकर उसके 2 टेलीपैथी जाने वाले छीन लिए। अली ने कंप्यूटर के जरिए पूछा, ये जो 2 टेलीपैथी जाने वाले हैं इन्हें हम अपने साथ रखें या आपके पास भेज दें? जो फैसला आप करेंगे वो हमें मंजूर होगा। आला अफसर की तरफ से जवाब मिला, तुमने वाकई वफादारी और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। तुम्हारे पास अब तक हमारे 5 टेलीपैथी जाने वाले महफूज हैं।
उन दोनों को भी अपने पास रखो, तुम्हें इजाज़त दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उन पर तनवीमी अमल के ज़रिए जैकी ओल्ड के तिलिस्म का तोड़ करूंगा और उन्हें अपने मुल्क का वफादार बनाकर अपने साथ रखूंगा। उसने अपने 6 टेलीपैथी जानने वालों से कहा, तुम सब इन 2 बेहोश टेलीपैथी जानने वालों की तरफ खास तवज्जो दो। जैसे ही वो ज़रा ज़रा सा होश में आने लगे, इनके दिमागों पर फ़ौरन कब्जा जमा लो ताकि जैकी ओल्ड उन्हें दोबारा हासिल न कर सके। जब कोई इनके दिमागों में नहीं आ सकेगा तो टेलीपैथी के ज़रिए इन्हें अपना वफादार बल्कि मामूल और ताबे बना लो। पारस और पोरस की हदायत पर 2 टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां उस खतरनाक मुजरिम पैरीमाउंट के दिमाग पर छा गए थे ताकि जैकी ओल्ड उसके दिमाग में ना आ सके। जब वो ज़रा होश में आने लगा तो उनमें से एक ने पूरी तरह उसके दिमाग पर कब्जा जमाया और दूसरे ने उस पर तनवीमी अमल शुरू कर दिया। जब वो त्यारा जनीवा एयरपोर्ट से रवाना हुआ तो जैकी ओल्ड अब इस त्यारे में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके 3 अहम अफराद दुश्मनों के कब्जे में चले गए थे। अब इस त्यारे में कोई नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसके 2 दुश्मन इस त्यारे में चले आ रहे हैं। अब जैकी ओल्ड कहाँ है ये तो पोरस और पारस भी नहीं जानते थे, लेकिन एक अंदाजा था कि जब पैरीमाउंट 2 गूंगे टेलीपैथी जानने वालों के साथ हंगरी जा रहा है तो शायद जैकी ओल्ड हंगरी में ही होगा। लेकिन वो ऑस्ट्रिया से आगे हंगरी नहीं जा सकते थे। जनाब तबरेज़ी के हदायत के मुताबिक उन्हें सिर्फ ऑस्ट्रिया तक ही जाना था। वो दोनों इस मुल्क के दारुल हुकूमत वियना में पहुंच गई। तेजपाल ने कंप्यूटर के जरिए FBI के नए आला अफसर से रब्ता किया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जानने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें अमेरिका लाया जा रहा है। और उनके अलावा एक खतरनाक बदनाम ज़माना मुजरिम पैरीमाउंट भी है। जैकी ओल्ड कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता था और उसे शायद अपने पास हंगरी बुला रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक जैकी ओल्ड को हंगरी में होना चाहिए। अब तुम ये कोशिश करो कि किसी तरह हंगरी में उसका पता चलाओ और इस बात का भी ख्याल रखो कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके अमेरिका पहुंचने तक दुश्मन मदाखलत ना करे। अपने टेलीपैथी जानने वालों को समझा दो कि वो खामोशी से उनकी निगरानी करते रहें। यह हदायत सुनकर तेजपाल ने सोचा, उन 6 टेलीपैथी जानने वालों में से आंद्रे ने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे भी कुछ कर दिखाना है और जैकी ओल्ड को गिरफ्तार करने का एक रास्ता है। उसके 4 टेलीपैथी जानने वाले साथियों ने पूछा, वो रास्ता क्या है? वो ये कि तुम में से कोई 2 अफराद पैरीमाउंट के दिमाग पर कब्जा जमा कर रखें। सुना है वो बेहोश है, जैसे ही होश में आए उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया जाए, फिर उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना ताबे बना लिया जाए, फिर उसे फरार होने का मौका दिया जाए। मुझे यकीन है कि फरार होने के बाद वो सीधा जैकी ओल्ड की तरफ जाएगा। यूं हमें उसकी पनाहगाह का इल्म हो जाएगा। तेजपाल ने कंप्यूटर के जरिए कहा, जिन 3 लोगों को कैदी बनाकर लाया जा रहा है हमें उनके दिमागों में पहुंचना चाहिए। उन्हें एक टेप रिकॉर्डर के जरिए ऐसे 3 अफराद की आवाज़ें सुनाई गईं जो पैरीमाउंट और दोनों टेलीपैथी जानने वालों को ला रहे थे। तेजपाल के 4 टेलीपैथी जानने वालों ने इन आवाज़ों को सुनकर अपनी याददाश्त में महफूज किया। फिर तेजपाल से कहा, अब हम उनके दिमागों के जरिए पैरीमाउंट तक पहुंच सकते हैं। उन 4 में से बेजोन और बडी रॉबर्ट ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और उनके दिमागों में पहुंचते रहे। फिर पता चला कि पैरीमाउंट की निगरानी करने वाले कौन लोग हैं। उन लोगों के पास पहुंचने पर पता चला कि अभी उन तीनों को एक अस्पताल में बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया गया है और उन्हें होश में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त वो दोनों पैरीमाउंट के करीब बैठे हुए एक आला अफसर के दिमाग में थे। जब पैरीमाउंट के जिस्म में ज़रा सी हरकत होने लगी और वह आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा तो उन्होंने अफसर के जरिए उसे मुखातिब किया, हेलो पैरी, हेलो, तुम मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने बड़ी नकाहत से पूछा, नहीं, तुम कौन हो? उसकी इतनी सी बात सुनते ही बेजोन और रॉबर्ट उसके दिमाग में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने की कोशिशें की तो पता चला कि उनसे पहले ही कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला पहुंचा हुआ है और उसने पूरी तरह उसके दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है। रॉबर्ट ने वापस आकर तेजपाल से कहा, पैरीमाउंट के दिमाग पर किसी टेलीपैथी जानने वाले ने पहले से कब्जा जमाया हुआ है। तेजपाल ने कहा, मुझे शुबा था जिन लोगों ने इन तीनों को गिरफ्तार करवाया है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनमें से ज़रूर कोई इनके दिमाग में रहेगा। बहरहाल तुम दोनों वहां मौजूद रहो और देखो कि वो कब्जा जमाने वाला इसके दिमाग के अंदर क्या करता है और क्या करना चाहता है। इंटरपोल और अमेरिकी काबरीन इस खतरनाक मुजरिम को अमेरिका लाकर गोली मार देना चाहते थे, लेकिन दानिशमंदी ये थी कि उसे फ़िलहाल हिरासत में रखा जाए और फिर उसे फ़रार होने का मौका दिया जाए ताकि वो जैकी ओल्ड की तरफ जाए। ये बात पारस और पोरस ने भी सोच रखी थी और पैरीमाउंट के दिमाग में जो टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसां थे उन्हें भी ये बात समझा दी थी कि जैसे ही वो होश में आए तो उनमें से एक पैरीमाउंट के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाए रखे ताकि कोई मदाखलत ना करे और दूसरा इस पर तनवीमी अमल करके इसके जहन में ये बात नक्श कर दे कि वो फ़रार होने के बाद जैकी ओल्ड के पास जाएगा और अगर उसका पता मालूम नहीं है तो कहीं ना कहीं से उसका पता मालूम करके उससे रब्ता करके मुलाकात करेगा। तेजपाल भी पारस और पोरस की तरह बेहद ज़हीन था। उसने भी यही सोचा था। जब इस खतरनाक मुजरिम पैरीमाउंट के दिमाग पर एक टेलीपैथी जानने वाला सुराग रसां ने तनवीमी अमल शुरू किया तो तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले बेजोन और रॉबर्ट खामोशी से सुनते रहे और इसलिए भी सुनते रहे कि वो जो कुछ चाहते थे उसी के मुताबिक पैरीमाउंट के दिमाग पर अमल हो रहा था। उनमें से बेजोन ने आकर तेजपाल से कहा, ये तो कमाल हो गया, हम जो बातें पैरीमाउंट के दिमाग में नक्श करना चाहते थे वही बातें टेलीपैथी जानने वाला नामालूम शख्स उसके दिमाग में नक्श कर रहा है। वो भी उसे फरार कराना चाहता है और उसका ताक़ुब करते हुए जैकी ओल्ड तक पहुंचना चाहते हैं।
तेजपाल ने कहा, फिर तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, बस तुम में से एक वहां रहे और दूसरा चलाए। रॉबर्ट वापस आ गया। तेजपाल ने अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों को देखते हुए कहा, वह त्यारा हंगरी तक जाएगा। जनीवा एयरपोर्ट पर कैदियों को उतार दिया गया है, अब वो त्यारा ऑस्ट्रिया पहुंच चुका है। रॉबर्ट, तुम वहां इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर चेक करो कि पेरिस से कितने मुसाफिर इस त्यारे में सवार हुए हैं। यकीनन टेलीपैथी जानने वाले दूसरे लोग भी जैकी होल्ड तक पहुंचने के लिए यही राय कायम कर रहे होंगे कि वह हंगरी में होगा या ऑस्ट्रिया में। लिहाजा तुम जोसेफ विस्की और माइक मूरो हंगरी के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचो और यही बातें मालूम करो। देखो कि किस पर शुबा होते हैं। वो एक है, ये एक से ज़्यादा है। और उनकी बातों से, उनकी हरकतों से समझने की कोशिश करो कि वो लोग क्या चाहती हैं। क्या वाकई ये लोग वही हैं जिनकी हमें तलाश है? उन तीनों ने कहा, हम समझ गए कि आप क्या चाहती हैं, लिहाजा हम ख्याल खुआनी के जरिए जा रहे हैं। वो तीनों भी चले गए। उनमें से रॉबर्ट ऑस्ट्रिया के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। पारस और पोरस वहां से निकलकर कस्टम वालों से अपना सामान चेक कराने के बाद वहां के सबसे मशहूर मारूफ और महंगे होटल एना ग्रांड की तरफ जा रहे थे। उधर रॉबर्ट ने काउंटर कीपर के मातियत के जरिए रजिस्टर चेक कराया। पता चला कि पेरिस एयरपोर्ट से 10 मुसाफिर इस त्यार में सवार हुए थे। उनमें से 3 वही थे, एक पेरीमाउंट और 2 टेलीपैथी जानने वाले जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी 7 रह गए थे। उनमें से 5 मुसाफिर ऐसे थे जो मुस्तकिल ऑस्ट्रिया के बाशिंदे थे और उन्होंने अपनी मुस्तकिल रहाइश का पता लिखवाया था। बाकी 2 जवान थे जो तफरी और सियाहत की घर से वहाँ आए थे। उन्होंने ये लिखवाया था कि वो वियना के किसी अच्छे होटल में क्याम करेंगे और क्याम करने के बाद वहाँ के मुतलका शोबे को इतला देंगे कि वो किस होटल में है। रॉबर्ट ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजपाल को ये तमाम बातें बताई। वो बोला, वो दोनों नौजवान मशकूक हैं, मालूम करते रहो कि वो किस होटल में क्याम करने वाले हैं। मैं और मेरी फैमिली के तमाम मेंबर हमेशा डबल पासपोर्ट लेकर सफ़र करते रहते हैं और इस तरीक़ेकार से फ़ायदे उठाते हैं। पारस और पोरस के पास भी डबल पासपोर्ट थे। जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर गए तो पारस ने उस काउंटर कीपर के दिमाग पर कब्जा जमाया। पोरस ने अपना एक पासपोर्ट पहले पेश किया। इसके मुतालिक उसने लिखवाया कि वो किसी होटल में क्याम करने वाला है और वहाँ सियाहत के लिए आया हुआ है। इसी तरह जब पारस काउंटर पर पहुंचा तो पोरस ने उस काउंटर कीपर के दिमाग पर कब्जा जमाया और उसने भी यही लिखवाया कि वो सियाहत के लिए आया है और किसी होटल में क्याम करेगा। उन दोनों ने ऐसा करते वक्त अपना दूसरा पासपोर्ट भी उसके सामने पेश करके उस पर मोहर लगवाई थी और गायब दिमाग रहने वाले काउंटर कीपर को यह मालूम ना हो सका था कि पारस और पोरस ने अपने डबल पासपोर्ट पर मोहर लगवाई है। इस तरह वो वहां से निकल आए थे और जिस नाम से उन्हें किसी होटल में क्याम करना था उस पासपोर्ट को छुपा लिया था और जिस नाम से क्याम नहीं करना था, जिसके काउंटर कीपर को गायब दिमाग रखकर मोहर लगवाई थी, उसके मुताबिक उन्होंने वहां के मशहूर मारूफ एना ग्रांड होटल में अपने लिए 2 अलग अलग महंगे लग्जरी कमरे बुक कराए थे। अपना सामान वहां रखवाया था। फिर वो दोनों वहां से निकलकर एक 4 स्टार होटल में आए जो निस्बतन सस्ता होटल था। वहां भी उन्होंने 2 अलग अलग कमरे अपने उन नामों से लिए जो पासपोर्ट में लिखे हुए थे और उनके मुताबिक उन्हें वहां क्याम करना था। वो कमरा हासिल करने के बाद उसका किराया अदा करके वहां से चले आए। फिर सुपर 5 स्टार होटल एना ग्रांड में आकर वहां एक लॉबी में बैठकर चाय का ऑर्डर दिया ताकि वहां बैठकर आने जाने वालों पर नजर रखें और ये देखते रहें कि उनका ताकुब हो रहा है या जैकी ओल्ड उनसे गाफिल है। दूसरी तरफ रॉबर्ट वहां के एक शख्स को अपना आलेकार बनाकर उसके जरिए उन दोनों को तलाश कर रहा था। शाम तक कोशिशें करने के बाद पता चला कि वो दोनों एक 4 स्टार होटल में अलग अलग कमरों में क्याम कर रहे हैं। रॉबर्ट ने ये बातें उस होटल के काउंटर कीपर के दिमाग में रहकर मालूम की कि वो किन नंबरों के कमरों में है, लेकिन उन नंबरों के कमरों की चाबियां वहां के कीबोर्ड में लटकी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों कहीं बाहर तफरी के लिए गए हुए हैं। रॉबर्ट ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर तेजपाल को वो तमाम बातें बताईं। उसने सुनने के बाद कहा, अगर वो वाकई गैर मुतल्लिक शख्स हैं तो तफरी के लिए कहीं गए होंगे, किसी वक्त वापस आएंगे और अगर वो जैकी ओल्ड की तलाश में है तो यही तवक्को करनी चाहिए कि वो उसे उस वक्त तक तलाश करते रहेंगे जब तक कि थक कर सोने का वक्त ना आए। वो रात को ज़रूर होटल में आएंगे। तुम आधी रात के बाद ज़रूर उस होटल में जाकर मालूम कर सकते हो। इसमें शुबा नहीं कि तेजपाल बड़ी जहानत से काम ले रहा था और ठीक इसी तरह जैकी ओल्ड तक पहुंचना चाहता था जिस तरह पारस और पोरस पहुंचना चाहते थे। उसके एक टेलीपैथी जाने वाले बड़ी रॉबर्ट को उसकी हिदायत के मुताबिक उस होटल में ड्यूटी देनी थी। वह दिन हो या रात वहां आता जाता रहता। तब भी पता नहीं चलता कि वहां 2 अफराद जो किराए पर कमरे लेकर गए हैं नजर क्यों नहीं आ रहे, जबकि होटल के दोनों कमरों के किराए पेशगी अदा किए जा चुके हैं। वैसे एक रात गुजारने के बाद तेजपाल जल्दी समझ लेता कि वो दोनों अपने ताकुब में रहने वालों को धोखा दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड के इलाकों में मीलों दूर तक बर्फ जमी रहती है। वहाँ आइस स्केटिंग करने वाले बेशुमार लोग जाते हैं। उनमें कोई तन्हा होता है, कोई अपने साथियों के साथ होता है। उनमें बाजी भी लगाई जाती है कि आइस स्केटिंग की दौड़ में कौन अव्वल आएगा। वैसे आइस स्केटिंग वहाँ का कौमी खेल था। वहाँ बाकायदा टूर्नामेंट हुआ करते थे और कई ममालिक से आइस स्केटिंग का मुकाबला करने वाले वहाँ आया करते थे। उन दिनों टूर्नामेंट नहीं हो रहे थे, मगर बाहर से आने वाले शौकीन ख़वातीन और हज़रात स्केटिंग करते हुए कई मील दूर तक नजर आते थे।
ऐसे ही एक शख्स तन्हा स्केटिंग करता हुआ बड़ी महारत से ऊंची ऊंची बर्फ की चट्टानों से छलांगे लगाते हुए 2 छड़ियों की मदद से फिसलता हुआ जा रहा था। उसे बेशक महारत हासिल थी, लेकिन हादसा तो होते ही रहते हैं। अचानक ही वो कुछ ऐसा लड़खड़ाया कि अपना तवाज़न बरकरार ना रख सका। उलट कर गिरा तो उसके जिस्म एक बर्फीली चट्टान की नोक ऐसी लगी जैसे खंजर लगता है। वो वहीं पर लड़खड़ाकर चीख मारता हुआ पस्ती में एक तरफ गिरकर हमेशा के लिए साकित हो गया। ये उसकी बदकिस्मती थी कि मौत भी ऐसी जगह आई थी जहां से दूसरे स्केटिंग करने वाले उसे देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो 2 चट्टानों के दरमियान गिरा था। फिर बर्फबारी हो रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में बर्फ इस तरह गिर रही थी कि जमते जमते वो उसकी कब्र बन गई, बल्कि कब्र से भी ऊंची हो गई। अब वो कभी किसी को नजर नहीं आ सकता था। क़यामत तक के लिए वहां जैसे दफन हो गया था। फिर वक्त गुजरने लगा। तकरीबन 2 घंटों के बाद उधर की बर्फ टूटने लगी। ये बात नहीं थी कि मौसम बदल रहा था और बर्फ पिघल रही थी। मौसम तो सर्दी का ही था, इसके बावजूद बर्फ टूटने लगी, इधर से उधर टूटकर बिखरने लगी। फिर उसके अंदर से वो मुर्दा शख्स उठकर बैठ गया। उसके दोनों पैर बर्फ में दबे हुए थे। वो घुंसे मार मार कर उस बर्फ को तोड़ने लगा। फिर उसके दोनों पाँव भी बाहर निकल आए। वो उठकर खड़ा हो गया। स्केटिंग करने वाली छड़ी और पाँव में पहनने वाले स्केटिंग शूज के साथ उस गड्ढे से बाहर दूर तक जमी हुई हमवार बर्फ पर आ गया। चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा कि वो कहाँ पहुंचा हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। कहीं बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और कहीं गहरी पस्तियां थीं और कहीं बर्फ की हमवार सतह भी मीलों तक नजर आ रही थी। उसने अंदाजा किया कि वो दुनिया के किसी शुमाली मुल्क में है जहां बर्फबारी हुआ करती है और साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्केटिंग करके जाने लगा। कुछ फासला तय करने के बाद उसे बहुत दूर एक औरत और एक मर्द स्केटिंग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए। उसने जोर से आवाज़ दी। आवाज़ गूंजती हुई गई होगी, लेकिन फासला बहुत था। अगर वो स्केटिंग करने वाला जोड़ा उसे देख भी लेता तो अपने ही रास्ते पर जाता, उसकी तरफ कभी ना आता। क्योंकि एक दूसरे को मदद के लिए ज़रूरत होती तो वो तमाम स्केटिंग करने वाले अपनी छड़ी के जरिए सिग्नल देते थे। मखसूस सिग्नल को समझकर स्केटिंग करने वाले करीब आ जाते। फिलहाल इतना तो उसे मालूम हो गया कि वो जोड़ा किस सिमत जा रहा है। उसे भी उसी सिमत जाना चाहिए। यकीनन वहाँ इंसानी आबादी होगी, कोई शहर या कस्बा होगा, लिहाजा उसी सिमत तेज़ रफ्तारी से स्केटिंग करने लगा। कई किलोमीटर का फासला तेज़ी से तय करने के बाद अचानक उसे इंसानी चीख सुनाई दी। वो तेज़ी से रुककर पलट कर देखने लगा। बहुत दूर से एक लड़की या शायद औरत तेज़ी से स्केटिंग करती हुई चली आ रही थी। उसके पीछे 3 अफराद थे। ऐसा लगता था कि वो तीनों उसका ताक़ुब कर रहे हैं और वह उनसे बच निकलना चाहती है। वो पलट कर उस आने वाली और चीखने वाली की तरफ तेज़ी से जाने लगा। एक तो उसे बचाने का इरादा था और फिर उसके जरिए मालूम हो जाता कि इंसानी आबादी वहाँ से कितनी दूर है। लड़की तेज़ी से फिसलती हुई उसके करीब आकर रुक गई। उसे देखते ही चीख मारकर फिर पीछे हटने लगी। इसके बाद पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वाले नज़दीक आ रहे थे। आने वालों में से एक ने कहा, हेलो मिकी वास्ट, तुम कहाँ गुम हो गए थे? हम तुम्हें कब से तलाश कर रहे हैं। तुमने ही प्लानिंग की थी कि इसे ट्रैप करके हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे और इंतकाम लेंगे। मिकी ने पूछा, कैसे इंतकाम? तुम्हें क्या हो गया? क्या भूल गए कि सूजी के बाप ने तुम्हारे बाप को और मेरे भाई को हलाक किया था? ऐसा कहते वक्त वो लड़की की तरफ इशारा कर रहा था। इसका मतलब यह था कि उस लड़की का नाम सूजी है। वो बुरी तरह सहमी हुई थी, चारों तरफ से घिर गई थी। पहले वो मदद के लिए आगे जाने वाले को पुकार रही थी और उसे ये नहीं मालूम था कि आगे जाने वाला मिकी वास्ट भी उसका जानी दुश्मन है। लेकिन उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि अब वो मिकी वास्ट नहीं रहा बल्कि कोई और है। उसने कहा, अगर सूजी के बाप ने मेरे बाप को मारे और तुम्हारे भाई को हलाक किया तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों की मौत आ गई होगी और वो मार डाले गए। वो तीनों चौंक कर उसे देखते हुए बोले, मिकी क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुमने कहा था कि सूजी से और इसके माँ बाप से इंतकाम लोगे और अब मौका आया है तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो बोला, सॉरी, इस लड़की ने या इसके बाप ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर इस वक्त हम यहाँ 4 मर्द हैं और ये एक तनहा लड़की है, इसको मारना कहाँ की जमा मर्दी है। दूसरे ने गुस्से से कहा, यू नॉनसेंस, ये कहो पहले से तुम्हारी नीयत सूजी पर खराब थी। मैं पहली बार सूजी को देख रहा हूँ। ये मत कहो कि मेरी नीयत इस पर खराब थी। नीयत तुम लोगों की खराब है जो इसका ताकुब कर रहे हो और इस अकेली बेचारी को परेशान कर रहे हो, और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। वो तीनों अपने लंबे लंबे स्केटिंग स्लीपर पैरों से उतारने लगे ताकि उस पर हमला कर सकें। वो चुपचाप खड़ा रहा। उनके हाथों में स्केट करने वाली छड़ियां थीं, लेकिन उस मिक्की ने ना तो अपने स्लीपर उतारे ना ही छड़ी इस्तेमाल की, चुपचाप खड़ा रहा। फिर उनमें से एक ने अपनी छड़ी से दूसरे साथी पर हमला किया तो वो चीख मारकर दूसरी तरफ बर्फ पर उलट गया। उसके तीसरे साथी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने ही साथी को क्यों मार रहे हो? उसने पलटकर उसके मुंह पर भी एक जोरदार छड़ी रसीद की। वो भी एक तरफ गिर पड़ा। मिक्की ने उस शख्स से पूछा, तुमने अपने 2 साथियों को मार गिराया, क्या इस लड़की को मारने के लिए कोई हथियार लेकर नहीं आए हो? ये सुनते ही उसने अपने लिबास के अंदर हाथ डालकर एक रिवॉल्वर निकाला। उसके 2 साथी जो बर्फ पर गिरे हुए थे, उन्होंने भी अपने लिबास में से रिवॉल्वर निकालते हुए पहले अपने साथी को निशाना बनाते हुए कहा, क्या तुम भी मिक्की वास्ट की तरह पागल हो गए हो? तुमने मुझे क्यों मारा था? उसकी बात सुनते उसने सवाल करने वाले को गोली मार दी।
इससे पहले कि वो पलटकर फिर अपने दूसरे साथियों को मारता, उसके दूसरे साथी ने उस पर फायर किया। वो चीख मारकर उलट गया और बर्फ पर एक तरफ लुढ़कता चला गया। अब तीनों में से एक रह गया था। उसने अपने रिवॉल्वर से मिक्की का निशाना लिया। सूजी सहम कर चीखती हुई बोली, मिक्की ये तुम्हें मार डालेगा, अपना बचाव करो। मिक्की ने कहा, ये लोग कह रहे थे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को कत्ल किया था, फिर तुम मुझे बचने के लिए क्यों कह रही हो? वो बोली, ये तीनों मुझे मार डालना चाहते थे, इनमें से 2 मर चुके हैं, अब ये तीसरा रह गया है और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच रही है, तो फिर मैं तुम्हारे बचाव की फिक्र क्यों नहीं करूंगी? प्लीज़ इसके फायर से खुद को बचाओ। उसकी बात खत्म होते ही उस तीसरे ने गोली चलाई। ठाएं ठाएं वो कई गोलियां यके बाद गिरे, कभी इधर उधर चलाता ही रहा, जैसे अपने सामने वाले दुश्मन को मार रहा हो। उसके रिवॉल्वर में जितनी गोलियां थी वो ज़ाय हो गईं। फिर खट खट की आवाज़ें आने लगी। मिक्की ने कहा, देखो तुम ख्वामखा खौफजदा थी, उसे तो निशाना लेना भी नहीं आता, पता नहीं कहाँ कहाँ गोलियां चला रहे। अभी अपने साथियों में से किसी एक का रिवॉल्वर उठाएगा। उसने यही किया। वो दौड़ता हुआ अपने साथी के पास गया और बर्फ पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाकर फिर फायर करने लगा। सूजी हैरानी से खड़ी कभी फायर करने वाले को देख रही थी और कभी मिक्की को। वो बड़े इत्मीनान से खड़ा हुआ था और फायर करने वाला गोलियां चलाता जा रहा था, हत्ता कि रिवॉल्वर भी खाली हो गया। तब मिक्की ने कहा, अब ये तीसरे साथी का रिवॉल्वर उठाएगा। वो दौड़ता हुआ दूसरे साथी की तरफ गया। उसका तीसरा साथी बर्फ पर लुढ़कता हुआ पस्ती की तरफ गया था। वहीं उसका रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। उसने रिवॉल्वर उठाया लेकिन इस बार गोली नहीं चलाई। उस रिवॉल्वर को दूर खड़े हुए मिक्की की तरफ उछाल दिया। मिक्की ने इसे कैच किया, फिर सूजी से कहा, लो इसे पकड़ो। वो रिवॉल्वर उसने सूजी की तरफ फेंका। उसने इसे कैच कर लिया। तब वो बोला, ये तीनों तुम्हारे जानी दुश्मन थे, अब एक रह गया, उसे गोली मार दो। वो हैरानी से मिक्की को देख रही थी। वो बोला, क्या देख रही हो, क्यों वक्त ज़ाया करी हो? जब दुश्मनों से बदला लेने का मौका मिला है तो क्यों हिचकिचा रही हो? उसने पलटकर तीसरे का निशाना लिया और गोली चला दी। फिर उसने पलटकर मिक्की से कहा, मेरे जानी दुश्मन 3 नहीं 4 थे, चौथे तुम हो, तो फिर मुझे भी गोली मार दो। नहीं, मैंने देखा है जिन्होंने तुम पर फायर किया उनका अंजाम क्या हुआ। मैं हैरान हूँ, तुम क्या थे और कैसे लग रहे हो? बहुत ही पुरस्कार, जैसे तुमने कोई जादू सीख लिया हो और मौत से बचने का राज मालूम कर लिया हो। हाँ, मैंने मरकर भी जिंदा रहने का राज मालूम कर लिया। वो बोली, और मैं रिवॉल्वर रखकर भी मारने का इरादा बदल चुकी हूँ। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं चाहती। अगर तुम चाहती हो तो मुझे मार सकते हो। नहीं, हम दोस्त हैं। मुझे गाइड करो और अपने साथ ले चलो। वो मुस्कुराकर मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तुमने मुझे इन दुश्मनों से निजात दिलाई है। चौथे दुश्मन तुम थे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक दोस्त कैसे बन गए। और जब दोस्त बन ही गए हो तो सबसे पहले मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ। मिकी ने हाथ बढ़ाकर मुसाफिर किया। फिर वो दोनों एक सिमत तेजी से जाने लगे। वो नहीं जानता था कि अभी उसे कितनी दूर जाना है। सूजी ने कहा, हम बातें करते चलें तो बेहतर है, मेरी एक उलझन दूर कर दोगे? हाँ बोलो, क्या बात पूछना चाहती हो? तुम भी मेरे जाने दुश्मन थे। मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक दोस्त कैसे बन गए। इसलिए कि मुझे हकीकत मालूम हो गई थी। मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसी बदमाश के बाप ने कत्ल किया था जो अपने 2 साथियों के साथ तुम्हारा ताकुब कर रहा था। वह हैरानी से बोली, बाय गॉड, हकीकत यही है। मेरे डैडी भी यही कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी डैडी को गोली नहीं मारी थी। उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, लेकिन तुम्हें इनके खिलाफ भड़काया गया था। हाँ, मैं मानता हूँ भड़काया गया था, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं, इसलिए मैंने उन तीनों को मार डाला। तुमने मुझ पर और मेरे मम्मी और डैडी पर बहुत एहसान किया है। अब उन्हें मालूम होगा कि तुम्हें हकीकत मालूम हो गई है और तुमने 3 दुश्मनों को मार डाला है, तो वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वह तकरीबन 20 मिनट के बाद एक छोटे से टाउन में पहुंच गई। वहां उन दोनों को एक साथ देखते ही के लोगों ने एक दूसरे को आवाजें दी, अरे अरे देखो, आग और पानी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कितने ही घरों से औरतें, बच्चे और मर्द निकल आए। उनमें सूजी के माँ बाप भी थे और मिक्की की माँ और दूसरे रिश्तेदार भी। उसकी माँ ने देखते ही कहा, मिक्की, ये मैं क्या देख रही हूँ? तू अपने बाप के कातिल की बेटी के साथ हंसता बोलता आ रहा है। वो बोला, इसी तरह हंसते बोलने से दुश्मनी खत्म हो जाती है और दोस्ती बढ़ जाती है। जो लोग समझदार थे ये बातें सुनकर तालियां बजाने लगे। मिक्की की माँ ने गरज कर कहा, खामोश हो जाओ, किस बात पर तालियां बजा रहे हो? क्या इस बात पर कि मेरा शौहर और इसका बाप मर गया, जिसे एहसास तक नहीं है कि उसका इंतकाम लेना चाहिए? जिसने हलाक किया उसे भी हलाक करना चाहिए, लेकिन उसकी जवान बेटी पर मर मिटा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यह ऐसा बेगैरत निकलेगा। एक जवान मर्द ने अपनी राइफल सीधी की और फिर मिक्की को निशाने पर लेकर कहा, तुझ जैसे बेगैरत को हमारे खानदान में रहने के बजाय मर जाना चाहिए। अगर तू अपने बाप का इंतकाम नहीं ले सकता तो पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरे बाप के कातिल को। सूजी के बाप ने भी राइफल सीधी की, फिर कहा, तू हमें बुज़दिल क्यों समझता है? अगर तू मुझे मार सकता है तो बहुत पहले मार चुका होता। मैं हमेशा से समझाता रहा हूं कि तुम लोग गलतफहमी का शिकार हो। इसके बाप को मैंने नहीं मारा, दुश्मनों की साजिशों से वो हलाक हुआ था और मेरा नाम लिया गया था, लेकिन तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। सूजी ने कहा, लेकिन मिक्की को यकीन आ गया है। अभी रास्ते में ये बता रहा था और इसीलिए इसने उन तीनों को जो मिक्की के साथ मिलकर इंतकाम लेना चाहते थे उन्हें हलाक कर दिया है। इसे मालूम हो चुका है कि दरअसल उन तीनों में से ही एक ने उसके बाप को कत्ल किया है। सूजी के बाप ने कहा, अब भी आंखें खोलो।
तुम दूसरों की बातें नहीं मान रही थी, लेकिन अपने बेटे की बात को समझो और सच मान लो। मैं तुम लोगों का कभी दुश्मन नहीं था और ना अब हूं। वहां तमाम मोहल्ले वालों की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ मर्द, औरतें और बच्चे नजर आ रहे थे। मिक्की की माँ ने उस जवां मर्द से राइफल छीनते हुए मिक्की को निशाने पर लेते हुए कहा, अब यहाँ ना मैं तेरी माँ हूं और ना तू मेरा बेटा, और ना ही कोई खानदानी झगड़ा। अरे कमबख्त, ये स्विट्जरलैंड है जहाँ की घड़ियां सारी दुनिया में फरोख्त होती हैं और तू कमबख्त यहाँ आकर घड़ी में वक्त देखना भूल गया। मैंने पहली बार कहा था जब भी जिस्म बदलेगा तो नया जिस्म बदलते वक्त देख लिया करना, क्योंकि उसके ठीक 40 मिनट बाद तू फिर एक नया जिस्म बदलने पर मजबूर हो जाएगा। अब 40 मिनट पूरे होने में सिर्फ 6 सेकंड रह गए हैं और मौत लाजमी हो गई है। मिकी ने एकदम से घबरा कर कहा, तुम क्या इस औरत की जुबान से सोनिया बोल रही हो? हाँ, मैं सोनिया हूँ, और देखो 5 सेकंड पूरे हो गए। ये कहते उसने ट्रैगर दबाया। गोली चली और उसके सीने पर आकर लगी। फिर दूसरी गोली चली, उसकी पेशानी पर लगी। फिर तीसरी गोली चली और उसके सीने पर लगी। चौथी गोली उसके पेट पर लगी। वो गोलियां खाता जा रहा था। सोनिया उस औरत के जिस्म में रहकर उसे गोलियों से छलनी करती जा रही थी। जब राइफल खाली हो गई तो उसने राइफल को फेंक कर दूसरी राइफल ली, फिर उसे गोलियां मारने लगी। वो गिर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो उसे गोलियों से छलनी कर रही थी और कह रही थी, मैं जानती हूँ तू 1 या 2 गोली से नहीं मरेगा। अगर तुझे छोड़ दिया जाए तो इन गोलियों को निकाल कर इस जिस्म में जिंदा रहेगा, लेकिन अब इतनी गोलियां लग चुकी हैं कि तुझे ये जिस्म छोड़कर नए जिस्म में जाना पड़ेगा। वो बर्फ पर पड़ा तड़प रहा था। फटी फटी आंखों से उस औरत को देख रहा था जो सोनिया की मर्जी के मुताबिक बोल रही थी और उसे गोलियां मार रही थी। और यह सच था कि इतनी गोलियां खाने के बाद वो अपाहिज बनकर उसी जिस्म में जिंदा नहीं रहना चाहता था। इसलिए इस जिस्म से अचानक ही जान निकल गई। जिस्म साकित हो गया और उसके अंदर रहने वाली आत्मा वहां से चली गई। और वो कहाँ गई ये तो सिर्फ सोनिया ही आइंदा बताने वाली थी। पैरी माउंट अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। वो इतना खतरनाक कातिल था कि उसे बेड पर भी एक हाथ में हथकड़ी डालकर उसके सरहाने लोहे वाले एक रॉड से मिलाकर लॉक कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर अखबारों में शाया हो चुकी थी और दुनिया के तमाम बड़े कातिल और सुराग रसां ये कह रहे थे कि उसे कैद करना बहुत मुश्किल है। जिस जेल में रखा जाएगा वो वहां से जरूर फरार हो जाएगा। पैरी माउंट बिस्तर पर पड़ा छत की तरफ देख रहा था और सोच रहा था। उसे ये नहीं मालूम था कि उस पर अली ने तनवीमी अमल किया है, और अली को यह नहीं मालूम था कि तेजपाल के 4 टेलीपैथी जानने वालों में से एक बेजोन नामी शख्स उसके तनवीमी अमल के दौरान में पैरी माउंट के दिमाग में था। लेकिन उसने कोई मदाखलत नहीं की, सिर्फ ये मालूम करता रहा कि आंद्रे यानी अली ने उसके दिमाग में कौन कौन सी खास बातें नक्श की हैं और वो उसे किस तरह जैकी ओल्ड के पास जाने के लिए अस्पताल से फरार कराएगा। वैसे हथकड़ी खुल जाती तो वो खुद ही फरार का रास्ता निकाल लेता, लेकिन अब तो सिर्फ हथकड़ी एक मामूली सी बात रह गई थी। उसे तो खुलना ही था, लेकिन उसके पसे पुश्त बहुत बड़ी मदद थी। अली के मातहत 6 टेलीपैथी जाने वाले दरी पर्दा उसके काम आने वाले थे। फिर उन 6 के अलावा वो 4 टेलीपैथी जाने वाले जो तेजपाल के जेर असर थे वो भी उसके काम आने वाले थे। इस तरह उसका वहां से फरार होना बहुत आसान था। वो खामोशी से बिस्तर पर लेटा छत को इसलिए तक रहा था कि इस वक्त जैकी ओल्ड उसके दिमाग में था और कह रहा था, उस त्यारे में मुझे बहुत महदूद कर दिया गया था और मेरे दोनों टेलीपैथी जाने वालों को तुम्हारी तरह बेहोश कर दिया गया था, इसलिए वो तुम्हारे काम ना आ सके। अगर मैं उस जहाज को तबाह कर देता तो तुम भी मारे जाते, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में जिंदा रखना चाहता हूँ। इससे तुम मेरी नीयत का अंदाजा कर सकते हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम्हें अपना दस्ते रास्त बनाकर हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। पैरी माउंट ने सोच के जरिए कहा, लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? तुम मेरे अंदर रहकर समझ रहे हो कि मुझे हथकड़ी से जकड़ दिया गया है। ये हथकड़ी क्या चीज़ है? मैं तुम्हें फौलादी किले से भी निकाल कर ले जाऊंगा। अब ये हथकड़ी खुल सकती है। तुम ये बताओ कि जहनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह तवानाई महसूस कर रहे हो या नहीं? अगर कमज़ोरी है तो हम थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। इंतज़ार ना करो, मैं किसी किस्म की कमज़ोरी महसूस नहीं कर रहा। फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इस वक्त आधी रात हो चुकी है और मैं बहुत देर से महसूस कर रहा हूँ इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला मौजूद नहीं। लिहाजा मेरी हदायत पर अमल करो और सोने की कोशिश करो। अभी 2 या 3 घंटों में तुम यहाँ से निकल जाओगे। उसने आंखें बंद कर लीं। जैकी ओल्ड उसे टेलीपैथी के जरिए सुलाने के बाद उस पर तनवीमी अमल करने लगा। उसके दिमाग में एक नया लबो लहजा नक्श करने लगा ताकि कोई दुश्मन अब उसके दिमाग में ना आ सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कितने ज़हीन लोगों से उसका वास्ता पड़े। एक तरफ अली की जहानत थी, दूसरी तरफ तेजपाल की जहानत। अली उसके अंदर उस वक्त खामोश था और तेजपाल ने बैजोन से कहा था कि तुम इसके दिमाग में रह चुके हो, अब थक गए हो, तुम यहाँ चले आओ और रॉबर्ट को इसके दिमाग में खामोशी से रहने दो। उसने रॉबर्ट को भी समझा दिया था कि ज़रा भी ज़ोर से खांसने या कंघारने की कोशिश ना करना। अगर खांसी आए तो इसके दिमाग से निकल जाना, वरना दुश्मन को शुबा होगा। एक तरफ से अली और दूसरी तरफ से तेजपाल के टेलीपैथी जाने वाले उसके दिमाग में मौजूद थे और बिल्कुल खामोश थे। जैकी ओल्ड ने पैरी माउंट के दिमाग में जो नया लबो लहजा नक्श किया था उसे उन लोगों ने भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। जैकी ओल्ड ने तनवीमी अमल के जरिए उसे हुक्म दिया कि वो 1 घंटे तक गहरी तनवीमी नींद सोता रहे और फिर 1 घंटे बाद बेदार हो जाए। जब तक वो सोता रहे, जैकी ओल्ड ने अपने दूसरे गूंगे टेलीपैथी जाने वालों के जरिए अस्पताल के अंदर मौजूद सिपाहियों को टेलीपैथी के जरिए सुला दिया था।
और ये मालूम कर चुका था कि अस्पताल के बाहर भी सुरागरसां कहाँ कहाँ ताक में बैठे हुए हैं। वहां भी उनके दिमागों में पहुंचकर उन्हें सुला दिया गया। जब 2:30 बजे रात को पैरीमाउंट की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी हथकड़ी खुली हुई है। वो फौरन ही उठकर बैठ गया। जुराबें और जूते पहनकर वहां से दबे कदमों चलता हुआ बाहर आया। उसने देखा कि 3 सिपाही सो रहे हैं। वो समझ गया कि जैकी ओल्ड ने तनवीम अमल के जरिए उसके फरार होने का रास्ता आसान कर दिया। वो वहां से चलता हुआ बाहर आया, फिर एक कार में बैठ गया। उसे तनवीमी अमल के दौरान में समझा दिया गया था कि बाहर एक कार मिलेगी, वो उसमें बैठकर प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी के दफ्तर में जाएगा। वहां उसके लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर पहले से हासिल किया हुआ होगा। वो अपना दूसरा पासपोर्ट और जरूरी अहम कागजात दिखाकर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से फरार होगा। फिर स्विट्जरलैंड पार करके ऑस्ट्रिया के दारुल खलाफा वियना के करीब पहुंच जाएगा। उसे कहाँ पहुंचना है, फिर क्या करना है, ये सारी बातें उसके दिमाग में समझा दी गई थी। अब वो उसी के मुताबिक अमल कर रहा था। वो जिस कार में फरार हो रहा था उसकी ड्राइविंग सीट के पास एक छोटा सा ब्रीफकेस रखा हुआ था। उसने ड्राइविंग के दौरान में से खोलकर देखा तो उसमें नया पासपोर्ट, नई तस्वीर वगैरह सब कुछ था। उसमें एक पर्ची थी जिसमें लिखा था पासपोर्ट में जो तस्वीरें हैं उसके बड़े साइज की तस्वीरें भी ब्रीफकेस में रखी गई हैं। इन्हें देखो, फौरन मेकअप करो, इसके मुताबिक चेहरा अपनाओ, फिर फ्लाइंग कंपनी की तरफ जाओ। लेकिन मेकअप करने के लिए पहले किसी खुफिया अड्डे में जाना है, उसका पता लिख दिया गया था। लिहाजा वो उसी के मुताबिक पहले उस खुफिया अड्डे में चला गया। मेकअप के जरिए चेहरा तब्दील करने फ्लाइंग कंपनी जाने। वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर सरहद पार करने में सुबह हो गई। वो ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद वियना से जरा दूर एक खुले मैदान में उतर गया था। जो पायलट उसे ले जा रहा था उसे पहले से सहरजदा कर दिया गया था। वह हेलीकॉप्टर हंगरी के लिए रिजर्व कराया गया था, लेकिन पायलट उसे बेखबर था क्योंकि उसे गायब दिमाग बना दिया गया था। वो पैरीमाउंट को उतारने के बाद वहां से वापस जिनीवा की प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी की तरफ जाने लगा। अब वो फ्लाइंग कंपनी वाले भी ये नहीं बता सकते थे कि पैरीमाउंट फरार होने के बाद कहाँ गया है। वो कंपनी वाले इसलिए नहीं बता सकते थे कि पायलट को गायब दिमाग बना दिया गया, और वो बता नहीं सकता था कि हेलीकॉप्टर को कहाँ उतारा गया है, उधर मुजरिम कहाँ चला गया। और जिनीवा के अस्पताल में सुबह होने से पहले मालूम हो चुका था कि खतरनाक मुजरिम पैरीमाउंट अस्पताल से फरार हो गया। उसे हर जगह तलाश किया जा रहा था। हाईवे के अलावा फ्लाइंग कंपनियों से भी पूछगिछ हो रही थी और उन्हें यही जवाब मिल रहा था कि एक शख्स हेलीकॉप्टर लेकर हंगरी की तरफ गया था, इसके बाद कहाँ चला गया ये पता नहीं। हमारा पायलट तनहा वापस आया है। उसे तलाश करने वाले सुरागरसां समझ गए कि उस पायलट को गायब दिमाग बनाकर पैरीमाउंट को फरार होने का मौका दिया गया है। अब वो स्विट्जरलैंड में नहीं मिलेगा। उसे तलाश करने के लिए हंगरी जाना होगा। जैकी ओल्ड इस खतरनाक मुजरिम पैरीमाउंट के दिमाग में था ताकि उसे गाइड करता रहे। उसके गूंगे टेलीपैथी जाने वाले फैक्स और कंप्यूटर के जरिए जैकी ओल्ड को इतला दे रहे थे कि पैरीमाउंट को कहाँ कहाँ तलाश किया जा रहा है। पुलिस और सुरागरसानों के अलावा 6 टेलीपैथी जाने वाले भी हैरान और परेशान थे। अमरीकी अकाबरीन उनसे पूछ रहे थे कि उनकी मौजूदगी में वो कैसे फरार हो गया। आंद्रे उर्फ अली ने जवाब दिया कि पैरीमाउंट के दिमाग में हमारी टेलीपैथी जाने वाले बारी बारी ड्यूटी दे रहे थे। रात के वक्त जिस टेलीपैथी जाने वाले की ड्यूटी थी वो जिस्मानी तौर पर उस वक्त जहां मौजूद था, वहां उसके साथ कार का हादसा पेश आया। वो इस बुरी तरह जख्मी हो गया कि ख्याल खोनी के जरिए हमसे रब्ता न कर सका। एक अमरीकी अफसर ने कहा, इसका मतलब यह है कि जिस वक्त तक वो टेलीपैथी जाने वाला जख्मी रहा और ख्याल खोनी के काबिल ना रहा, उस वक्त से जैकी ओल्ड ने फ़ायदा उठा लिया। आंद्रे उर्फ अली ने कहा, हाँ यही बात है। इस दौरान में जैकी ओल्ड ने उसके दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए लॉक्ड कर दिया और उसके लबो लहजे को बदल दिया। अब हम उसके दिमाग में पहुंचना चाहते हैं तो वो पहले वाला लबो लहजा नहीं मिल रहा। यही वजह है कि हम उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी तरफ तेजपाल के 4 टेलीपैथी जाने वालों में से एक उनकी गुफ्तगू सुन रहा था और तेजपाल से कह रहा था कि आंद्रे के जो बाकी 5 टेलीपैथी जाने वाले हैं उनमें से जिसकी ड्यूटी पैरीमाउंट के दिमाग में थी वो हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गया था। इस वजह से अब आंद्रे और 5 टेलीपैथी जाने वाले पैरीमाउंट तक नहीं पहुंच सकेंगे। सिर्फ हम ही उसका नया लबो लहजा और आवाज़ जानते हैं। इस तरह अली ने सिर्फ अमरीकी अकाबरीन ही को नहीं बल्कि तेजपाल को भी धोखे में रखा था कि वो पैरीमाउंट के दिमाग में नहीं पहुंच पा रहा। उधर जैकी ओल्ड वक्तन फवक्तन पैरीमाउंट के दिमाग में जाता और उसके दूसरे टेलीपैथी जाने वाले उसे बता रहे थे कि अमरीकी टेलीपैथी जाने वाले आंद्रे वगैरह पैरीमाउंट के दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि वो उसका नया लबो लहजा नहीं जानते हैं। ये रिपोर्ट सुनकर जैकी ओल्ड खुश हो रहा था कि अब कोई पैरीमाउंट के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा और ना ही ये जान सकेगा कि वो किस मुल्क के किस शहर में और कहाँ क्याम कर रहे हैं। आंद्रे और 5 टेलीपैथी जाने वाले फहमी और आंद्रे के मामूल और ताबे थे, इसलिए उनके इशारों पर चल रहे थे। लेकिन तेजपाल के 4 टेलीपैथी जाने वाले आज़ाद थे और मुहिब्बे वतन भी थे। इसके बावजूद वो अमरीकी अकाबरीन से यह हकीकत छुपा रहे थे कि वो पैरीमाउंट के दिमाग में पहुंचे हुए हैं और जैकी ओल्ड को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात वो अमरीकी अकाबरीन को बताते तो जैकी ओल्ड या उसके दूसरे टेलीपैथी जाने वाले उनके दिमागों से सच्चाई मालूम कर लेते, फिर तेजपाल की चाल नाकाम हो जाती। इस तरह भी जैकी ओल्ड भी धोखा खा रहा था और अमरीकी अकाबरीन भी धोखा खा रहे थे। वैसे अमरीकी अकाबरीन को इस तरह से धोखा खाने से फ़ायदा पहुंच रहा था। फहमी और अली ने जैकी ओल्ड के उन 2 गूंगे टेलीपैथी जाने वालों पर तनवीमी अमल किया था जो अब गूंगे नहीं रहे थे।
जख्मी होने के बाद उनके दिमाग से जैकी ओल्ड का अमल ख़त्म हो चुका था। अब वो दोनों फहमी और अली के मामूल और ताबे बन चुके थे। जब उन्हें अमेरिका पहुंचाया गया तो अली ने कंप्यूटर के जरिए योगा जाने वाले अफसर से कहा, उन दोनों को हमारे हवाले कर दिया जाए तो बेहतर होगा। ये हमारे पास महफूज रहेंगे। अगर आपके पास रहेंगे तो दूसरे टेलीपैथी जाने वाले इन्हें आपसे छीन कर ले जाने की कोशिश करेंगे। उस योगा जाने वाले अफसर की तरफ से जवाब मिला, हम इन्हें किस तरह छुपा कर रखेंगे और कैसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे ये अभी हम तुम्हें नहीं बता रहे, लेकिन कोई भी दुश्मन टेलीपैथी जाने वाला इन दोनों को हमसे छीन कर नहीं ले जा सकेगा। अली ने कहा, अगर आप समझते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों के सिलसिले में जब भी हमारी ज़रूरत पड़े हमें फ़ौरन याद करें। अली ने फहमी से कहा, वो दोनों टेलीपैथी जाने वाले उस योगा जाने वाले अफसर के पास जा रहे हैं और वो उन्हें अपना कैदी बनाकर रखेगा। फहमी ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दर हकीकत तो वो हमारे मामूल और ताबे बने रहेंगे। अली ने कहा, लेकिन तुम्हें उन दोनों के दिमागों में आते जाते रहना चाहिए, क्योंकि वो योगा जाने वाला अफसर किसी तनवीमी अमल करने वाले की खिदमत हासिल करके उन्हें अपना मामूल और ताबे बनाएगा। फहमी ने कहा, तुम बेफिक्र हो, मैं उन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी। अमरीकी काबरीन अगरचे अभी तक पैरीमाउंट के जरिए जैकी ओल्ड तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन यह भी उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी कि दो टेलीपैथी जाने वाले उनके पास आ रहे थे। एल्पा को एक ही परेशानी बल्कि एक ही खौफ था कि पता नहीं किस दिन किस वक्त गुरु नारंग उसके दिमाग में घुस आएगा। उसे नारंग के बारे में कोई खबर नहीं थी। वो ब्रेन आदम से बोली, अगर वो मेरे दिमाग में नहीं आएगा तो मैं फिक्र, परेशानी और खौफ से मर जाऊंगी, और अगर ना मरी तो ये जो सेहत है याद ही रह जाएगी। ब्रेन आदम ने कहा, तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो, जो कुछ हो रहा है उसे तकदीर पर छोड़ दो। देखो, अब यह चौथा दिन है और नारंग ने मेरे या तुम्हारे दिमाग में आने की जहमत नहीं की है। इसका मतलब यह है कि वो ख़त्म हो चुका है। हमारी तो गॉड से यही दुआ है कि ख़त्म ही हो जाए, या फिर किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाए कि हमारे पास ना आ सके। वो बोली, मैं भी गॉड से यही दुआ करती रहती हूँ कि वो मरी जाए तो अच्छा है। जब उन दोनों के सरों से कीलें निकाली गईं तो वो कई घंटों तक दिमागी तौर पर कमज़ोर रहे। अब उनमें तवानाई आ गई थी। एल्पा बाकायदा ख्यालख्वानी कर सकती थी और ब्रेन आदम पहले की तरह योगा का माहिर बन चुका था। लिहाजा मैंने फ़ोन के जरिए आवाज़ बदल कर कहा, मैं ब्रेन आदम से बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ अगर एल्पा भी मौजूद रहे तो उनके लिए एक फ़ायदे की बात होगी। ब्रेन आदम ने फ़ोन पर पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं जो कोई भी हूँ तुम्हारे लिए अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वो बोला, अच्छी बात है, तुम 2 मिनट के बाद मुझसे फ़ोन पर रब्ता करो तो एल्पा भी तुम्हारी बातें सुन सकेगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं ये जानता था कि वो फ़ोन के जरिए एल्पा से रब्ता करेगा, जबकि हमें मालूम था कि एल्पा की खुफिया रिहाइशगाह कहाँ है और उसके घरेलू और ज़ाती मोबाइल फ़ोन नंबर क्या हैं। ये सारी बातें जीनी और पोरस वहाँ से मालूम करके चले आए थे। 2 मिनट के बाद मैंने फिर फ़ोन किया तो ब्रेन आदम ने कहा, हाँ एल्पा मेरे दिमाग में मौजूद है, तुम जो कहोगे वो बातें सुनती रहेगी। मैंने कहा, वो बहुत खौफजदा है, परेशान है। मैं उसका खौफ दूर करना चाहता हूँ और ये खुशखबरी सुनाता हूँ कि नारंग की आत्मा शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। यानी वो जिस्म तो बदल सकता है, लेकिन दिमागी तवानाई इतनी नहीं रही कि वो किसी योगा जाने वाले के दिमाग में आ सके। एल्पा ने खुश होकर कहा, मुझे ये बात सुनकर खुशी हो रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम कौन हो? उस नारंग के बारे में ये बातें कैसे जानते हो? मैं कोई भी हूँ, लेकिन तुमने देखा होगा कि वो तुम दोनों के दिमागों में नहीं आ रहा। ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, बस समझ लो कि मैं खुदाई खिदमतकार हूँ। मेरी इस बात पर यकीन करो या ना करो, नारंग तुम्हारे दिमाग में अब नहीं आ सकेगा। ओ गॉड, तुमने मेरे सर से पहाड़ उतार दिया है। इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतनी बड़ी नेकी कर रहे हो, हमारा साथ दे रहे हो, फिर हमसे चुप क्यों रहे हो? प्लीज़ हमसे दोस्ती करो, हमें अपनी मालूमात का जरिया बताओ। मुझे अफसोस है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकूंगा। अगर तुम्हें किसी तरह का अंदेशा है तो तुम्हारी बात मेरे और बिग ब्रादर के अलावा किसी तीसरे को मालूम हो सकेगी, तो बिग ब्रादर को भी ना बताओ। मैं तुम्हें अपने दिमाग में आने की इजाज़त देती हूँ, मेरे पास आकर चुपके से बता दो। यही तो मुश्किल है। अगर मुझे टेलीपैथी इल्म आता तो मैं फ़ोन करके ब्रेन आदम से ना कहता। मुझे मजबूरन ब्रेन आदम के जरिए तुम्हें बुलाकर यह सब कुछ बताना पड़ रहा है। ताज्जुब है, तुम टेलीपैथी नहीं जानते हो और टेलीपैथी की दुनिया की इतनी बड़ी खबर रखते हो। एक और बड़ी खबर है। वो क्या? प्लीज़, तुम हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बन गए हो। मैंने कहा, 2 अमरीकी रुपोश टेलीपैथी जानने वाले इस वक्त कैदी बना लिए गए हैं। उन्हें किसने कैदी बनाया है? इंटरपोल वालों ने। और इंटरपोल का अमरीकी अकाबरीन से समझौता हो गया है कि वो दोनों टेलीपैथी जानने वालों को अमरीकी अकाबरीन के हवाले कर देंगे। लिहाजा अमरीका के एक खास त्यार उन्हें स्विट्ज़रलैंड से लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। अगर उनके अमरीका पहुंचने से पहले तुम उन दोनों को अगवा कर सकती हो तो ये तुम्हारी कामयाबी होगी। तुम्हारे पास टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो जाएगा। एल्पा ने कहा, मिस्टर अननोन यानी कि गुमनाम, इसलिए कि तुम अपना नाम नहीं बता रहे हो। लेकिन क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतनी राजदारी की बात जानते हो और कहते हो कि तुम टेलीपैथी नहीं जानते? आखिर तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? तुम मुझ पर शुबा करके और सवालात करके अपना वक्त ज़ाया करी हो। मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ज़हीन हो। कि अब भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ताल्लुक किससे हो सकता है जो मैं इतनी बड़ी बड़ी मालूमात रखता हूँ? प्लीज़ पहेलियाँ ना बुझवाओ, जल्दी से बता दो कि तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी कभी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे काम आओगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो सर के बल तुम्हारे काम आने के लिए चली आऊँगी। मुझे किस तरह पहचानोगी? तुम ही बताओ। मैं किसी वक्त भी तुम्हारे पास या ब्रेन आदम के पास आकर पासवर्ड अदा करूँगा,
कि वी आर वन। ये 3 अल्फाज सुन लेने के बाद समझ लेना कि मैं ही तुम दोनों से मुखातिब हूँ। ठीक है, हम तुम्हारा ये 3 अल्फाज वाला पासवर्ड याद रखेंगे। ये हमारा वादा है कि हम कितने ही मसाइल में उलझे हुए होंगे, लेकिन तमाम मसाइल को बालाए ताक रखकर पहले तुम्हारे काम आएंगे। प्लीज़ बताओ तुम कौन हो? मैं इंटरपोल का एक अफसर हूँ, बस इससे आगे कुछ ना पूछना। मैं भी उस तैयारी में उन 2 कैदियों के साथ वाशिंगटन जाने वाला था, लेकिन रवानगी से पहले इंटरपोल वालों ने स्टाफ में तब्दीली कर दी, अफसरान बदल दिए और मुझे भी यहाँ जिनीवा में छोड़ दिया गया। अब तो इतनी ही बात समझ में आ गई होगी कि इंटरपोल वालों से मेरी बनती नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एक आला अफसर हूँ और मेरी इज्जत है, शोहरत है और अच्छी दौलत कमा रहा हूँ, इसलिए इंटरपोल से वाबस्ता हूँ। लेकिन आइंदा किसी बड़ी मुसीबत से 2-4 होने का अंदेशा भी है, इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। एल्पा ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं रहे बल्कि बिग ब्रदर के अलावा मेरे भाई भी हो। मैं तुम्हें बार बार अपनी ज़ुबान से यकीन दिलाने की कोशिश नहीं करूंगी। यकीन वक्त आने पर आएगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए जान की बाजी भी लगा दूंगी। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा इसलिए भी करोगी कि मैं तुम्हारे बहुत काम आया हूँ। एक तो मैंने नारंग की तरफ से तुम्हें मुतमईन कर दिया है, दूसरी तरफ यह कि तुम्हारे टेलीपैथी जाने वालों की तादाद में इजाफा करूँ। बहरहाल अब इन बातों में वक्त ज़ाया न करो। मैं इंटरपोल के चंद अफसरान के नाम बता रहा हूँ जो इस वक्त उन 2 टेलीपैथी जाने वालों के साथ उस त्यारे में सफ़र कर रहे हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक के भी दिमाग में पहुंच जाओ तो शायद किसी तदबीर से उन 2 टेलीपैथी जाने वालों पर कब्जा जमा सकती हो और उस त्यारे पर जो तुम मुनासिब समझती हो कर सकती हो। ये कहकर मैंने 3 आला अफसरान के नाम बताए जो इंटरपोल में बहुत मशहूर थे। एल्पा ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन तीनों को जानती हूँ। क्या मुझे इजाज़त दोगे कि मैं जाऊँ और अपना काम शुरू करूँ? मैंने कहा, तुम्हें फ़ौरन नहीं जाना चाहिए, मुझसे इजाज़त ना लो, ये सब रस्मी बातें हैं, मैं फिर किसी वक्त फ़ोन पर बात करूँगा। मैंने फ़ोन बंद किया, फिर आंद्रे के पास आकर कहा, एल्पा से बात कर चुका हूँ, अब वो ड्रामा शुरू कर दो। उन दोनों टेलीपैथी जाने वालों को किसी तरह भी एल्पा के पास पहुंचना चाहिए। वो यहाँ त्यारे में बैठे हुए 3 अफसरान में से किसी के भी दिमाग में आ सकती है और वो कुछ भी करे उसे करने दो। तुम बिल्कुल गैर जानिबदार हो, तमाशा देखते रहो। हो सके तो एल्पा की मदद इस तरह करो कि उसे तुम्हारी किसी दूसरे की मौजूदगी का एहसास तक न हो। आंद्रे ने कहा, यस पापा, मैं समझ गया, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। उस वक्त तक एल्पा इंटरपोल के काला अफसर के दिमाग में पहुंच गई थी जो उस त्यारे में 2 टेलीपैथी जानने वालों के साथ सफ़र कर रहा था। उसने एल्पा की मर्जी से टेलीपैथी जानने वालों में से एक से पूछा, तुम इस वक्त किसी को अपने दिमाग में महसूस कर रहे हो? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं। अफसर ने कहा, हमें भी यकीन है तुम दोनों सिर्फ टेलीपैथी नहीं जानते बल्कि योगा के भी माहिर हो। कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला तुम दोनों के दिमागों में नहीं पहुंच सकेगा। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले ने अली की मर्जी के मुताबिक कहा, बिल्कुल मुतमिन रहे, हमारे लिए यही बहुत है कि आप हमारे मुल्क अमेरिका से ताउन कर रहे हैं और हमें उनके हवाले करने वाशिंगटन ले जा रहे हैं। इस तरह एल्पा ने दोनों टेलीपैथी जानने वालों की आवाज़ें सुन ली। उसने उनके दिमागों में जाना चाहा तो पता चला कि वाकई वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती हैं। लिहाजा एल्पा उन दोनों के अंदर ना जा सकी और फिर वापस उसी अफसर के दिमाग में आ गई। उस अफसर ने एल्पा की मर्जी के मुताबिक एक रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को निशाने पर रखकर कहा, यह दुरुस्त है कि कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला तुम दोनों के दिमागों में नहीं आ सकता, लेकिन हमारे दिमाग में तो आ सकता है और इस तरह आ सकता है। ये कहते उसने ठाई ठाई की आवाज़ के साथ 2 गोलियां चलाईं। दोनों गोलियां दोनों टेलीपैथी जानने वालों के बाजू में लगीं, दोनों जख्मी हुए। एल्पा फौरन ही उनके दिमागों में पहुंच गई। गोली चलाने वाले अफसर ने अपना रिवॉल्वर एक टेलीपैथी जानने वाले की तरफ उछाल दिया। उसने वो रिवॉल्वर कैच कर लिया। फिर एल्पा दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के दिमाग में पहुंची। उसने दूसरे अफसर के दिमाग में जाकर उसे मजबूर किया। उस अफसर ने भी अपना रिवॉल्वर उसके हवाले कर दिया। अब वो दोनों रिवॉल्वर लेकर उन तीनों अफसरान को निशाने पर लेकर बोली, पायलट से कहो त्यारे का रुख मोड़ दे। इस तरह हम नहीं जानते कि किन ममालिक से गुजरे हैं। इतना मालूम है कि अभी हम अटलांटिक तक नहीं पहुंच पाए, लिहाजा ये त्यारा वापस होकर इसराइल की तरफ जाएगा। एक अफसर ने कहा, ये तुम दोनों को क्या हो गया? एक टेलीपैथी जानने वाले ने कहा, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि हम जख्मी हो गए? लेकिन जख्म ऐसा है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है वो फौरन करो, वरना हम तुम सबको गोली मारकर पायलट को अपने कब्जे में ले लेंगे। एक अफसर ने उठकर पायलट कैबिन का दरवाज़ा खोलकर कहा, जहाज़ का रुख बदल दो, अब हम इसराइल जाएंगे। उसके साथ बैठे हुए पायलट ने कहा, लेकिन सर, जब हम परवाज़ कर रहे थे तो इंटरनेशनल एयरलाइन रूट कंट्रोलिंग ऑफिसर से आपने कहा था कि हम रूट के मुताबिक वाशिंगटन जाएंगे। ये बातें मुझे याद हैं, प्रोग्राम बदल गया, जो कहा जा रहा है वो करो, ऑफ दी रूट चलो। वो हुक्म से मजबूर थे, लिहाजा उन्होंने परवाज़ का रुख बदल दिया। वो दोनों टेलीपैथी जाने वाले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर एक दूसरे की मरहम पट्टी करने लगे। पायलट एल्पा की मर्जी के मुताबिक उस त्यारे को इटली के एक कस्बे की तरफ ले गया जहां दूसरी जंग अजीम के वक्त एक एमरजेंसी एयरपोर्ट बनाया गया था। वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं था, लेकिन वहां रनवे था। दूसरी तरफ ब्रेन आदम ने एक हेलीकॉप्टर उसी जगह रवाना किया। वो दोनों उस रनवे पर पहुंचे। वहां जाकर त्यारा रुका तो दोनों टेलीपैथी जाने वाले उस त्यारे से उतरकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। फिर वो हेलीकॉप्टर इसराइल की तरफ जाने लगा। तिलबैब के आर्मी के हवाई अड्डे पर मुसल्लह अफवाज का बड़ा सख्त पहरा था। हेलीपैड के अतराफ फौजी जवान खड़े हुए थे। वहां हेलीकॉप्टर को उतारा गया। फिर उन दोनों टेलीपैथी जाने वालों को अपनी हिरासत में ले लिया गया।
एल्पा के लिए वो टेलीपैथी जानने वाले बहुत बड़ा सरमाया थे। वो एक ज़रा सा भी वक्त ज़ाया करना नहीं चाहती थी। उन दोनों को अलग अलग खुफिया अड्डे में ले जाकर कैद किया गया। उसने पहले एक को टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुलाया, फिर दूसरे को भी सुला दिया। इसके बाद उन पर तनवीमी अमल करने लगी। फहमी और आंद्रे ने उसके तनवीमी अमल में कोई मुदाखलत नहीं की, सिर्फ इतना मालूम किया कि उन दोनों के दिमागों में कौन से नए लबो लहजे नक्श किए गए हैं। इतना मालूम करने के बाद वो उनके दिमागों में से चले गए। वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले तनवीमी नींद सोने लगे। एल्पा और ब्रेन आदम दोनों ऐसे खुश थे जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वह दिन उनके लिए खुशकिस्मती का दिन था। एक तो उन्हें नारंग से निजात मिल गई थी, इतना इत्मीनान हो गया था कि वो इजाज़त के बगैर दिमागों में नहीं आ सकेगा। दूसरी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब इसराइल में एल्पा के अलावा 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हो चुका था। एल्पा ने कहा, बिग ब्रदर, इस खुशी में मुझे बार बार वो नामालूम शख्स याद आ रहा है। उसने जो कहा वही हो गया है। उसी की वजह से हमें 2 टेलीपैथी जानने वाले हासिल हो गए हैं और वाकई नारंग हमारे दिमागों में नहीं आ रहा और ना ही आइंदा आएगा। किसी तरह भी उस नामालूम शख्स से रब्ता हो जाए तो मैं उसका इतना शुक्रिया अदा करूं, इतना शुक्रिया अदा करूं कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं उसकी कितनी ममनून और एहसानमंद हूं। ब्रेन आदम ने कहा, मैं खुद उसका शुक्रगुजार हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना नाम क्यों नहीं बता रहे। अब तुम किसी तरह मालूम करो कि ऐसा कौन अफसर है जिसे इंटरपोल वाले दूसरे अफसरों के साथ जनीवा में छोड़ आए थे और वो इंटरपोल वालों से पता नहीं किस किस्म की मुखालफत रखता है। मुखालफत शदीद होगी तभी वो हमारे पास आया था और समझदार है, जानता है कि हम भी उसकी उतनी ही मदद करेंगे जितनी कि वो हमारी मदद कर चुका है। बल्कि मैं तो दिन रात उसके काम आने को तैयार हूँ। बस यही सोचकर अफसोस हो रहा है कि हम अपनी मर्जी से उससे रब्ता कायम नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मैं एक बार ख्याल खानी के जरिए जनीवा के किसी मारूफ सियासी शख्स के दिमाग में जा रही हूँ। उसके जरिए मैं इंटरपोल वालों तक पहुंचूंगी और मालूम करूंगी कि वहाँ कितने अफसरान हैं और उन अफसरान में से वो नामालूम शख्स भी वहाँ है या नहीं। मगर वो ना जा सकी। उसकी बात खत्म होते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। ब्रेन आदम ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से अमरीकी फ़ौज के काला अफसर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं अमेरिकन आर्मी हेडक्वार्टर का जनरल आर्थर बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर आर्थर, बहुत खुशी हुई, आपने याद तो किया। अभी मैं अल्पा से यही बातें कर रहा था कि आप लोग कितने खुश नसीब हैं कि आपके पास बेशुमार टेलीपैथी जाने वाले हैं। हमारे पास तो बस यही अल्पा है जो इस खौफ में मुब्तला रहती है कि नारंग अचानक किसी के भी दिमाग में घुस आता है। कि आप इस सिलसिले में हमसे एक ताउन करेंगे? मैं तो किसी दूसरी बात के लिए आया हूँ। बहरहाल आप किस किस्म का ताउन चाहते हैं? हम मालूम करना चाहते हैं कि नारंग कहाँ है। वह कई दिनों से ना तो कोई राब्ता कर रहे और ना ही उसकी कोई खबर मिल रही है, लेकिन आपकी टेलीपैथी जानने वाले उसे आसानी से तलाश कर सकते हैं। मिस्टर ब्रेन आदम, हमने नारंग का बहुत जिक्र सुना है, लेकिन हम लोगों से उसका कभी वास्ता नहीं हुआ और ना ही अब हो रहा है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इस वक्त हम तो अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों के मुतालिक आपसे बात करने आए हैं। हाँ, आप क्या बात करेंगे? हमें तो खुद अफसोस है कि आपके 2 टेलीपैथी जानने वाले बेमौत मारे गए हैं। मासूम बनने की कोशिश मत करें। क्या वो आपके पास नहीं है? बनने की कोशिश मत करें। ये तो सभी जानते हैं कि उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को जीनी और पोरस ने हलाक कर डाला है। जनरल आर्थर ने झुंझलाकर कहा, मैं उन दोनों की बात नहीं कर रहा। वो बात तो पुरानी हो चुकी। अभी हमारे 2 टेलीपैथी जानने वाले जिनीवा से वाशिंगटन आने वाले थे, लेकिन आपकी अल्पा ने उन्हें अगवा किया है। ब्रेन आदम ने कहा, मिस्टर, आप तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। हम तो अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं और आप अल्पा पर इल्ज़ाम रख रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि आपके टेलीपैथी जानने वाले दुनिया के कौन कौन से मुल्कों में हैं और कौन से 2 टेलीपैथी जानने वाले जिनीवा से वाशिंगटन आ रहे थे। हम नारंग के सिलसिले में परेशान हैं और आप हमें अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा करने का इल्ज़ाम दे रहे हैं। हमारे जो अफसरान उन्हें लेकर आ रहे थे, उनका जहाज़ इटली के किसी वेरान एयरपोर्ट पर उतरा था। वहाँ से वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले उतर कर एक हेलीकॉप्टर में गए थे। फिर वो हेलीकॉप्टर उन दोनों को वहाँ से ले गया था और जाने से पहले उनमें से एक टेलीपैथी जानने वाले ने हमारे एक अफसर से कहा था कि वो लोग वाशिंगटन नहीं इसराइल जाएंगे। अच्छा, तो आपके अफसरान ने यह बयान दिया है कि वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले हमसे रिश्तेदारी करने यहाँ आ रहे हैं। अमरीकी जासूस और अमरीका की खुफिया एजेंसियाँ दुनिया के हर मुल्क में होती हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि यहाँ कोई ऐसा हेलीकॉप्टर है जिससे 2 अजनबी अफराद उतर कर हमसे गले मिल रहे हों? देखिए, आप तंजिया अंदाज इख्तियार न करें। हमें यकीन है कि आप दोनों ही ने उन दोनों को अगवा किया है। प्लीज़, हम आपसे दोस्ताना अंदाज में बात करें और आप हमें दुश्मन समझकर इस तरह बात करें जैसे हमने आपकी कोई चीज़ चुराई है। अगर चुराई है तो प्लीज़ इसका कोई सबूत दें। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि हम अपने मामलात में बुरी तरह उलझे हुए हैं और आपके किसी टेलीपैथी जानने वाले को नहीं जानते हैं, बल्कि आपसे ताउन चाहते हैं कि किसी तरह नारंग के मुतल्लिक हमें कोई मुसद्दिका इतला दें कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन अब हम क्या मदद मांगेंगे? आप तो हमें मुजरिम समझने लगे। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले आपके पास पहुंचे हुए हैं और आप लोगों ने उन्हें कहीं छुपा दिया है। प्लीज़, अब हम इस मौजू पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मैं आखिरी बार कहता हूँ कि आपके यहाँ जासूस और खुफिया एजेंसियों वाले मौजूद हैं। उनसे कहें कि तमाम इसराइल में ढूंढ लें कि आपके मतलूबा अफराद यहाँ मौजूद हैं या नहीं।
अगर कोई काम की बात रह गई है तो बेशक करें, वरना फ़ोन बंद कर दें। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। अमरीकी फ़ौज के जनरल आर्थर ने दूसरे अफसरान से कहा, एल्पा और ब्रेन आदम वाकई नारंग की वजह से बहुत परेशान है। वो योगा जाने वालों के दिमागों में भी खुद आता है और आजकल लापता है। दूसरी ये कि मेरा शुबा शुरू ही से जैकी ओल्ड की तरफ जा रहा है। उसने पहले पैरीमाउंट को फरार कराया, अब उसने उन 2 टेलीपैथी जाने वालों को अपने पास बुलाया है। पता नहीं वो हेलीकॉप्टर इटली से कहाँ गया है, उसका कोई सुराग ना मिल सका। उन्होंने अपने एक जूनियर अफसर को एक ऐसा आलाकार बनाया था जिसके दिमाग में आंद्रे और तेजपाल का एक सुराग सा आकर बोलता था। उसके जरिए उनकी गुफ्तगू हो रही थी। आंद्रे ने उस जूनियर अफसर के दिमाग में आकर कहा, मैं आंद्रे बोल रहा हूँ, बड़ी देर से होने वाली फ़ोन की गुफ्तगू सुन चुका हूँ। ये मालूम करके बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने इतनी मेहनत से पैरीमाउंट और जैकी ओल्ड के 2 टेलीपैथी जाने वालों को ट्रैप किया और वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले आप लोगों के हाथों से निकल गए। जनरल आर्थर ने कहा, वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले हमारे हवाले नहीं किए जाने वाले थे। उन्हें एफबीआई के नए योगा जाने वाले अफसर ने अपने पास बुलाया था। मैंने उस अफसर से भी कहा था कि उन 2 टेलीपैथी जानने वालों को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम कामयाबी से उन्हें छुपा कर रखें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हम तो ताबे हैं अपने मुल्क के आला अफसरान और दूसरे अकाबरीन के। वो जो हुक्म देंगे हम तो उस पर अमल करेंगे। उसी हुक्म के मुताबिक हम 2 टेलीपैथी जानने वालों से लाताल्लुक हो गए थे। हमें क्या पता था कि वो वाशिंगटन पहुंचने से पहले ही अगवा कर लिए जाएंगे। ये बातें तेजपाल का टेलीपैथी जानने वाला बेजॉन भी सुन रहा था। उसने ये बातें तेजपाल को बताई। तेजपाल ने कंप्यूटर के जरिए योगा जानने वाले आला अफसर से रब्ता किया और कहा, जनाब, हमें यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि 2 टेलीपैथी जानने वाले अगवा कर लिए गए हैं। अभी हम आर्मी के जनरल आर्थर की आंद्रे से होने वाली गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमें ये बातें मालूम हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों को किसने अगवा किया होगा? समझ में नहीं आता कि ऐसा किसने किया है। जनरल आर्थर ने ब्रेन आदम से गुफ्तगू करने से पहले मुझसे रब्ता किया था और इस सिलसिले में गुफ्तगू की थी। उसने अल्पा पर शुबा जाहिर किया था। अब उसने बताया कि अल्पा खुद अपने मामलात में परेशान है और अब तमाम शुबा सिर्फ जैकी ओल्ड पर है। पहले उसने पैरीमाउंट को वहां से फरार कराया, अब उसने अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया है। तेजपाल ने कहा, सर, आप बुरा ना माने, उन 2 टेलीपैथी जानने वालों को आपने अपने पास बुलाकर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। हमारे अफसरान और इंटरपोल के अफसरान भी उन्हें हिफाजत से वाशिंगटन नहीं पहुंचा सके। ये जैकी ओल्ड बहुत ज़्यादा चालबाजी का मुजाहरा कर रहा है। मैं तुमसे भी कह रहा हूँ और जब आंद्रे रब्ता करेगा तो उससे भी कहूँगा कि किसी भी तरह पैरीमाउंट और जैकी ओल्ड का सुराग लगाया जाए। उन दोनों में से कोई एक नज़रों में आएगा तो दोनों ही पकड़े जाएंगे। कंप्यूटर के जरिए तेजपाल से रब्ता खत्म हो गया। वो दोनों कंप्यूटर और फैक्स मशीन के जरिए रब्ता रखे हुए थे। वहाँ सिर्फ योगा जानने वाला अफसर जाता था। अगर वो दूसरे कमरे में होता तो सुर्ख बल्ब के ऑन ऑफ होने से समझ आता कि कोई पैगाम मौसूल हो रहा है, तब उठकर वहां से जाने लगता। अभी वो तेजपाल से गुफ्तगू करके जाना चाहता था तो फिर एक सुर्ख बल्ब ऑन ऑफ होने लगा। मैंने एक कंप्यूटर के जरिए कहा, भाई, अब तो तुम योगा जाने वाले अफसर आ गए हो। तुमसे पहले जो अफसर था उससे मैंने कहा था कि मैं मेरी फैमिली के टेलीपैथी जाने वाले और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले अब बिल्कुल खामोश रहेंगे, किसी के मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। और तुम सब देख रहे हो कि हम सब बिल्कुल खामोश हैं और खामोश तमाशाई की तरह देख रहे हैं कि तुम लोगों पर क्या गुजरी है। उस योगा जाने वाले अफसर ने कंप्यूटर के जरिए जवाब दिया, मिस्टर फरहाद, हम इतने अनाड़ी नहीं हैं, इतना जानते कि तुम खामोश तमाशाई बनकर नहीं रहोगे। हमने 2 बार बाबा साहब के इदारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की थी, जिसका नतीजा अभी हमारे सामने आ रहा है। हम कामयाब होते होते भी नाकाम हो जाते हैं और अब हमें संजीदगी से सोचना होगा कि हमारी नाकामियों में तुम लोगों का भी हाथ है। मैंने जवाबन कहा, हमारे खिलाफ सोचकर क्या करोगे? किसके सामने इल्ज़ाम दोगे? क्या आलमी अदालत या अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह से रुजू करोगे? कोई ठोस सबूत और गवाह पेश करो। हाँ, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ये तो समझ सकते हैं कि जो कुछ पसे पर्दा हो रहा है उसमें तुम लोगों का भी हाथ है। ये तुम समझते रहो। अभी तो हम और हमारे टेलीपैथी जानने वाले आराम फरमा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम हमारी नाकामियों का मजाक उड़ाने आए हो। नहीं, एहसास दिलाने आया हूँ और ये पूछने आया हूँ कि बाबा साहब के दायरे पर तीसरा हमला कब होगा। वैसे ये तो कभी बताओगे नहीं, लेकिन हमें बगैर बताए भी मालूम हो जाता है। और अब आखिरी बात कहकर राब्ता ख़त्म कर रहा हूँ, और वो ये कि तुम ये सोचते रहोगे कि बाबा साहब के दायरे वाले और मेरी फैमिली वाले खामोश तमाशाई नहीं है। ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं और शायद तुम्हारे उन टेलीपैथी जानने वालों को हमने ही अगवा किया है। लेकिन मैं ये कह दूँ कि हम सच बोलने से डरते नहीं हैं, और सच ये है कि तुम हमारी वजह से नुकसान उठा रहे हो और नुकसान उठाते ही रहोगे। और सच ये भी है कि उन 2 टेलीपैथी जानने वालों को हमने अगवा नहीं किया है। ठहरो, राब्ता ख़त्म न करना, मेरी बात भी सुन लो। तुमने पैरीमाउंट को अस्पताल से फरार कराया है ताकि वो वहां से फरार होकर छुपता छुपाता हुआ किसी तरह जैकी ओल्ड तक पहुंचे और तुम उस पैरीमाउंट का ताकुब करते हुए जैकी ओल्ड तक पहुंच जाओ। हम तुम्हारी चालबाजी को समझ रहे हैं। तुम अगर सच बोल रहे हो तो ये भी सच बता दो कि तुम खामोश बैठे हुए हो, हम सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हो या नहीं। उसके सवाल के बाद स्क्रीन सादा हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर कंप्यूटर के जरिए कहा, मिस्टर फरहाद, हम जानते हैं तुमने मेरी बातें अपने कंप्यूटर पर पढ़ ली होंगी, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हो। फिर भी मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। तब उसने कंप्यूटर को बंद कर दिया।
फिर उसने फ़ोन के जरिए आर्मी के अफसरान से कहा, हम सब ये सोच रहे हैं कि हमारे 2 टेलीपैथी जानने वालों को एल्पा या जैकी होल्ड ने अगवा किया है, और इससे पहले भी जो नुकसानात हमने उठाए हैं उस पर हम अपने तमाम दुश्मनों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के इदारे को और फरहाद अली तैमूर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमें इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि हमने 2 बार उनके इदारे पर बहुत तबाहकुन हमले किए थे, जिसके नतीजे में वो बज़ाहिर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अक्ल कहती है कि वो खामोश नहीं है, बल्कि खामोशी से हमारी तबाही का सामान करते जा रहे हैं। लिहाजा इस पहलू पर भी आप सबको गौर करना चाहिए। एक आला अफसर ने कहा, FBI का सबसे आला अफसर बहुत अहम और मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, और हम भी आपको यही समझते हैं। लेकिन आपने हमें बाबा साहब के इदारे और फरहाद अली तैमूर के बारे में जो बताया है वो हम बहुत पहले से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। फौज के दूसरे आला अफसरान ने कहा, अब तक सैकड़ों नहीं हज़ारों बार सोनिया और फरहाद पर हमले हो चुके हैं। पहली बार हमने बाबा साहब के इदारे पर हमले करने की कोशिशें की और इनमें बुरी तरह नाकाम हुए। इन सबको पेश नज़र रखकर क्या हम कह नहीं सकते कि उनके आगे बिल्कुल बेबस और मजबूर हो गए हैं। तीसरे आला अफसर ने कहा, हमारी फौजी ताकत, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी खुफिया एजेंसियाँ, हमारी सियासी डिप्लोमेसी सब की सब उनके खिलाफ नाकाम हो चुकी है। हमने उन्हें शाम से निकालते वक्त अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कुव्वतों से रब्ता किया था, और इससे पहले कि वहाँ कोई फैसला सुनाया जाता वो खामोशी से शाम छोड़कर चले गए। कि अब हम किसी भी ठोस सबूत और गवाह के बगैर बाबा साहब के इदारे और फरहाद अली तैमूर पर इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आप हमें मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। FBI के आला अफसर ने कहा, अगर हम आज कुछ नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचने समझने बहुत तवज्जो से उनके खिलाफ कोई ठोस प्लानिंग बनाने से ज़रूर बात बनेगी, वरना हम ऐसी नाकामियां बर्दाश्त करते रहेंगे तो कैसे सुपर पावर कहलाते रहेंगे। नहीं, मैं आप सब लोगों को सोच विचार की दावत दे रहा हूँ। हम सब फिर ऐसी मीटिंग करेंगे जिसमें एक बहुत ही ठोस और जामे मंसूबा बनाएंगे, और उस मंसूबे पर अमल करके ज़रूर बाबा साहब के इदारे को और फरहाद अली तैमूर को मजबूर करेंगे कि वो कठपुतलियों को नचाने का खेल खेलना छोड़ दें। आइंदा हम कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे। अब तक अमरीकी अकाबरीन, फौज के आला अफसरान, FBI के आला अफसरान सबके सब जैकी होल्ड और एल्पा की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे और उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे थे। लेकिन अब वो हमारे खिलाफ भी सोचने समझने और मंसूबे बनाने लगे। तेजपाल और आंद्रे से रब्ता होने पर उन्होंने उनसे भी यही कहा, अब बाबा साहिब और फरहाद अली तैमूर की फैमिली के लिए टेलीपैथी जानने वालों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। ये जो भी नाकामी हो रही है उन्हीं की तरफ से हो रही हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कैसे महाजराई की जा सकती है, इसके लिए कोई ठोस मंसूबा बनाया जाए। उन्होंने ये बातें तेजपाल और आंद्रे से कही थी, गोया आंद्रे से नहीं अली से कही थी। यानी चोर कोतवाल के पास आए थे कि उनकी तमाम चोरियों को बुलाकर कोतवाल अपने बाप का मुहासबा करे। पारस और पोरस वियना शहर में घूम रहे थे, वहाँ के खूबसूरत मुकामात की सैर कर रहे थे। रात को वो शहर इतना खूबसूरत हो जाता था कि वहाँ के लोग और बाहर से आने वाले दिन को भूलकर रात की खूबसूरती को देखने रह जाते थे। वहाँ ऐसे चंद होटल थे जो महज अय्याशियों का अड्डा थे। क्लबों और कमारखानों में तमाम रात रौनक रहती थी, और दौलतमंदों के अलावा दुनिया के कई ममालिक से फरार होने वाले मुजरिम वहाँ आकर पनाह लेते। उनके पास भी इतनी दौलत होती कि वो अपना रूप बहरूप बदलकर आसानी से वहाँ के लोगों में घुल मिल जाते। पारस और पोरस ने वहाँ के एक बहुत बड़े कुमारखाने में पैरीमाउंट को देखा। अगरचे वो बड़ी कामयाबी से बहरूप बदल चुका था, लेकिन उसके कान के नीचे इतना बड़ा जख्म था जिसे वो छुपा नहीं पाया। कुमारखाने के कई बड़े बड़े कमरों में हसीन लड़कियां ट्रॉली में वाइन के गिलास, सिगरेट्स, माचिस और च्युइंगम वगैरह लेकर घूमती रहती थी, और खेलने वालों की मेज़ के पास भी चली आती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जीतने वालों के पास आकर ऐसी अदाओं से खड़ी हो जाती थी और कोई चीज़ खरीदने को कहती थी कि खरीदने वाला जीतने की खुशी में कुछ खरीदने के साथ साथ बेचने वाली को भी एक रात के लिए खरीद लेता था। पारस और पोरस एक मेज़ के अतराफ आकर बैठ गए। उन्होंने भी 50-50 हज़ार डॉलर के टोकन काउंटर से लिए थे और उस मेज़ पर पहले से बैठने वालों के साथ खेलने के लिए बैठ गए। वहाँ एक लड़की आई, उसने पोरस से कहा, खेल शुरू करने से पहले एक ड्रिंक ले लो। वो बोला, मैं नहीं पीता, एक च्युइंगम का पैकेट दे दो। उसने च्युइंगम दे दिया। इसके साथ ही पारस और पोरस उसके दिमाग में पहुंच गई। वो उनकी मर्जी के मुताबिक चलती हुई उस मेज़ पर गई जहां पैरीमाउंट बैठा खेल रहा था। वो दोनों मजीद तस्दीक करना चाहते थे कि वाकई वो पैरीमाउंट है या नहीं। वो लड़की उसकी मेज़ के पास जाकर उसके साथ खेलने वाले साथी के पास खड़ी हो गई। फिर उसने पूछा, एनीथिंग यू वांट? उसने कहा, नो थैंक यू। पारस और पोरस दोनों उस नो थैंक यू कहने वाले के दिमाग में पहुंच गए। वहां पैरीमाउंट के अलावा 3 अफराद और थे, यानी 4 आदमी खेल रहे थे। वो दोनों एक के दिमाग से दूसरे, दूसरे के दिमाग से तीसरे और तीसरे के दिमाग से चौथे के दिमाग में पहुंचते रहे। जहां वो खुद बैठे हुए थे वहां अभी पहले वाला गेम जारी था, इसलिए वो उसमें शरीक नहीं हुए थे। अभी उन्हें फुर्सत थी और वो खामोश रहकर उन तीनों के जरिए पैरीमाउंट के मुतालिक बहुत कुछ समझ सकते थे। ऐसे ही वक्त पारस ने महसूस किया कि वो जिस शख्स के दिमाग में है वहां कोई और बोल रहा है और उसे बता रहे कि किस खेलने वाले के पास कौन कौन से पत्ते आए हुए हैं। उसे मजीद खेलना चाहिए या अपने पत्ते ड्रॉप कर देने चाहिए। पोरस जिस शख्स के दिमाग में था उसके शख्स में भी उसने किसी को बोलते हुए सुना। वो उसे गाइड कर रहा था कि किस किस के पास कौन कौन से पत्ते हैं। फिर पारस और पोरस ने एक दूसरे से कहा, इस मेज़ के तरफ जैसे टेलीपैथी जानने वालों का मेला लगा हुआ है, हर एक के दिमाग में कोई ना कोई है।
पारस ने कहा, पेरीमाउंट के लबल लहजे को बदल दिया गया है। जैकी ओल्ड चाहता था कि कोई उसके दिमाग में ना पहुंच सके, लेकिन वो यहाँ आकर शराब पी रहा है, इसका मतलब है कि अब हम उसके भी दिमाग में जा सकते हैं। पोरस ने कहा, सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों पी रहा है। यकीनन जैकी ओल्ड ने तन्वीर में अमल करते वक्त उसे शराब पीने से मना किया होगा। पारस ने कहा, मैं अभी मालूम करता हूँ। ये कहकर वो उस लड़की के दिमाग में गया जो ट्रेल ये पेरीमाउंट के पास गई थी, और उसे एक पैग पेश किया था और ऐसी अदाओं और मुस्कुराहटों के साथ पेश किया था कि उसने इनकार नहीं किया। उस लड़की के ख्यालात से पता चला कि वो बेख्तियार पेरीमाउंट के पास गई थी। पहली बार उसने पीने से इनकार किया, लेकिन दूसरी बार जब उसने बड़ी अदाओं और बड़ी शौकियों से पीने के लिए कहा तो उसने इनकार नहीं किया। इसका मतलब ये था कि उस लड़की के दिमाग में भी कोई था जिसने पेरीमाउंट को शराब पीने पर मजबूर किया। पारस ने ख्याल खुआनी के जरिए अली को मुखातिब किया, फिर उससे पूछा, क्या वियना के एक गैम्बलिंग रूम में हमारा कोई टेलीपैथी जानने वाला किसी लड़की के दिमाग में है? अली ने कहा, हाँ, मैं खुद उस लड़की के दिमाग में था और उस शख्स को शराब पीने पर मजबूर कर रहा था। पारस ने पूछा, क्या तुम्हें शुबा है कि वो पेरीमाउंट है? हाँ, मुझे इस तरह शुबा हुआ कि 2 घंटे पहले जब वो वियना शहर के एक इलाके में था तो मैंने उसे देखा था। मुझे उस पर शुबा हुआ। मैंने उसके दिमाग में जाना चाहा तो उसने सांस रोक ली। तब से मैं किसी न किसी को अलाकार बनाकर उसके साथ लगा रहा। आखिर वो उसी गैम्बलिंग रूम में पहुंचा हुआ था। तुम भी वहीं हो? हाँ, मैं और पोरस दोनों यहाँ मौजूद हैं। उस मेज़ पर 4 अफराद खेल रहे हैं, जिनमें से 2 अफराद के दिमाग में कोई ना कोई बोल रहा है। अली ने कहा, जब लड़की ने उसे शराब पिलाई तो मैंने उसके ख्यालात पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। वो वाकई पेरीमाउंट है, उसने भेस बदला हुआ है। मैंने उसके साथ खेलने वाले एक शख्स के दिमाग में फहमी को भेजा। फहमी उस वक्त उस शख्स के दिमाग में है जो ग्रे कलर का सूट पहने हुए। फिर उस दूसरे शख्स के दिमाग में कौन हो सकता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने भी सुना है कि कोई उसके दिमाग में बोल रहा था। शायद तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले हूँ। इसका मतलब है सभी यहाँ पेरीमाउंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके जरिए जैकी ओल्ड तक पहुंचना चाहते हैं। अली ने उस दूसरे शख्स के दिमाग में कहा, अगर तुम तेजपाल के आदमी हो तो खामोशी इख्तियार करो, उसके दिमाग में कुछ ना बोलो, वरना जैकी ओल्ड आएगा तो ये समझ लेगा कि हम पेरीमाउंट तक पहुंच गए हैं। किसी ने पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम मुझसे ना पूछो। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। पेरीमाउंट जिसके भी हाथ लग जाए वो बाजी जीत लेगा। क्या हम आपस में झगड़ा करके उसे फरार होने का मौका देंगे? नहीं, तुम दुरुस्त कहते हो। अब मैं खामोश रहूंगा। पारस और पोरस दोनों अपनी मेज़ों पर 2 जवारियों के साथ खेलने लगे। ये तो साफ जाहिर था कि वो कभी नहीं हारते। उनके दिमागों में पहुंचकर मालूम कर लेते कि उनके पास बड़े पत्ते हैं या छोटे। इस तरह कभी पारस जीत लेता और कभी पोरस। इस तरह किसी को शुबा नहीं हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और उन्हें कंगाल करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 घंटों तक खेल जारी रहा। आंद्रे उर्फ अली कभी कभी पेरीमाउंट के दिमाग में जाता और मालूम करता। जैकी ओल्ड उससे राब्ता नहीं कर रहा था। इसका मतलब यह था कि जैकी ओल्ड उसके शराब पीने से मोहतात हो गया था और उसके दिमाग में आकर कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर पेरीमाउंट खेल खत्म करके उठ गया, वहां से जाने लगा। चलते वक्त वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाने लगा। उससे नशा था मगर जरा होश में भी था। उसके उठने के बाद पारस और पोरस ने भी खेल खत्म कर दिया और आपस में तय किया कि 2 मुख्तलिफ सिमतों से उसका ताकुब करेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। इस प्लानिंग पर अमल करते हुए वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। पारस ने पेरीमाउंट के दिमाग से उसकी कार का नंबर मालूम कर लिया। वो सीधा उस इमारत की बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा, फिर उस कार के पास आकर लॉक ब्रेकिंग की तकनीक के जरिए उसके दरवाजे को खोलकर अंदर गया और इसे फिर लॉक करके और अगली और पिछली सीटों के दरमियान लेट गया। थोड़ी देर बाद पेरीमाउंट लड़खड़ाता हुआ आया और चाबी से अगली सीट का दरवाजा खोलकर उस पर बैठकर दरवाजे को बंद करके इसे स्टार्ट किया। फिर रिवर्स गियर पर चलाकर एक जगह से मोड़कर सीधा उस पार्किंग एरिया से निकलकर मेन रोड पर आ गया। पारस ने ख्याल खुआनी के जरिए कहा, पोरस, मैं पेरीमाउंट की गाड़ी में हूँ, इसने मुझे देखा नहीं है। इसका मतलब है जैकी ओल्ड इसके दिमाग में होगा तो उसने भी मुझे नहीं देखा है। लिहाजा तुम या तो इसका ताकुब ना करो या फिर इतना फासला रखो कि इसे ताकुब का शुबा न हो। पोरस ने कहा, इसे शुबा नहीं होगा। अभी मैं अपनी कार में हूँ, इससे बहुत फासले पर हूँ। आगे जाकर अपनी कार को किसी दूसरे कार वाले के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी कार में ताकुब करूंगा। इस तरह कारें बदलता रहूंगा तो इसे कभी शुबा नहीं होगा। पेरीमाउंट शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर तेजी से कार ड्राइव करता जा रहा था। तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो वियना शहर से बाहर आया। वहाँ आबादी कम थी, वो मुसलसल ड्राइव करता रहा। उस कम आबादी वाले इलाके में भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। बहुत दूर आगे जाकर जब उस शहर के मुजाफात की रोशनी दूर होने लगी तो उसने कार को एक जगह रोक दिया, फिर स्टीयरिंग सीट से उतरकर बाहर सड़क तक आया। दूसरी तरफ सामने एक कार खड़ी हुई थी। दोनों कारों की हेडलाइट्स रोशन थी और उन दोनों के चेहरे नजर आ रहे थे। पेरीमाउंट ने कहा, ओह जैकी ओल्ड, तुमने मुझे बहुत दौड़ाया है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम बार बार अपना प्रोग्राम तब्दील करते हो कि फलां जगह मिलोगे, लेकिन अब अचानक यहाँ मुलाकात कर रहे हो। जैकी ओल्ड ने कोई जवाब ना दिया। खामोशी से एक रिवॉल्वर निकाला, फिर कुछ कहे सुने बगैर उस पर गोली चला दी। 2 गोलियां पेरीमाउंट के जिस्म में पेवस्त हो गईं। वो सड़क पर गिरा और तड़प तड़प कर बिल्कुल साकित हो गया। उसकी मौत के बाद जैकी ओल्ड ने कहा, कुत्ते के बच्चे, मैंने तुझे अच्छी तरह समझाया था कि कभी कोई नशा नहीं करना, वरना मेरे जितने टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन हैं वो सब तेरे दिमाग में आएंगे और तेरे जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए।
उसकी बात खत्म होते उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर एक ठोकर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर ऊपर गया, फिर नीचे आने से पहले ही पारस ने उछलकर उसे कैच कर लिया। जैकी ओल्ड एकदम से घबराकर चंद कदम पीछे हट गया, उसे हैरानी से तकने लगा। पारस ने कहा, हमारे खानदान वालों की ये बहुत बुरी आदत है कि हम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते हैं, लिहाजा तुम्हें लात मारकर तुम्हारे यह हथियार लेना पड़ा। वो सहम कर बोला, तुम कौन हो? अब तुम्हारी जुबान खुल चुकी है, बोलते रहो। यहाँ सुनने वाला मैं हूँ और मेरी बात सुनने वाले तुम हो। दूसरा कोई टेलीपैथी जाने वाला हमारे पास नहीं आएगा। वो बोला, तुमने अभी अपने हथियार ना रखने वाली बात कही है, इसका मतलब है कि तुम फरहाद अली तैमूर के खानदान से ताल्लुक़ रखते हो। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम मुझे हर सवाल का जवाब दोगे। तुम्हारे 11 टेलीपैथी जानने वालों में से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 टेलीपैथी जानने वाले बाकी हैं। उनके नाम और पते बताते जाओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। वो पीछे हटने लगा। इस रिवॉल्वर की गोली वहां तक जा सकती है जहां तक पीछे जाते रहोगे, और जब गोली लगेगी और तुम जख्मी हो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम्हारे ख्यालात हमारे तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे। वो उठकर बोला, प्लीज़ गोली ना चलाना, मुझसे कोई समझौता करो, दोस्ती करो। मैंने बड़ी मेहनत और मुश्किलों से ये मुकाम हासिल किया है। अपने मुल्क से गद्दारी की 9 टेलीपैथी जानने वालों का बॉस बन चुका हूँ। मुझे मेरे मुकाम से नीचे ना गिराओ, प्लीज़ ना, कोई समझौता करो। मेरे सामने कोई शर्त पेश करो, जो कहोगे मैं उस पर अमल करूंगा। पोरस ड्राइव करने के दौरान में पारस के दिमाग में पहुंचा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। समझ चुका था कि शिकार हाथ में आ चुका है। वो और तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां पहुंच गया। उसने कार रोककर कहा, ये अब किन बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो? इसे जख्मी करो ताकि हम इसका जोग्राफिया मालूम कर सकें। पारस ने कहा, अभी मम्मा आई थी, उनका हुक्म था मैं इसे जख्मी ना करूं, मार डालूं। ये कहते उसने गोली चलाई। एक गोली उसके शाने के नीचे लगी, दूसरी पेट पर लगी और तीसरी सर पर लगी। इसके बाद वो सड़क के किनारे गिरता हुआ और ढलान की तरफ लुढ़कता हुआ चला गया। उधर हेडलाइट्स की रोशनी नहीं थी, गहरी तारीकी थी। जरा नीचे जाकर वो बिल्कुल साकित हो गया, यानी वो मर चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी में जो कुछ हुआ वो तो नजर आ रहा था, लेकिन उन हेडलाइट्स के अतराफ की तारीकी में कुछ नजर नहीं आ सकता था। कब्र की तारीकी में भी अगर मुर्दा आंखें खोलकर देखे तो उसे कुछ नजर नहीं आएगा। उस मुर्दे ने आंखें खोल दी। वो तारीकी में आंखें खोलकर बैठ गया। उसके जिस्म में जितनी गोलियां लगी थी वो आर पार हो गई थी। अब उसके जख्म थोड़ी देर बाद भरने वाले थे, लेकिन जब तक जख्म भरते और दिमाग कमजोर रहता उस वक्त तक सोनिया की आवाज़ उसे सुनाई दी, हेलो नारंग, तुम्हारी कलाई में जो घड़ी है उसके रेडियम डायल में वक्त देखो। वो एकदम से घबरा कर बोला, तुम यहाँ भी पहुंच गई? तुम क्या भला हो? तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अब तक तुम्हें जिंदा रहने के लिए 40 मिनट की मोहलत देती रही। इस बार तुम्हें सजा नहीं दूंगी और ना ही मरने पर मजबूर करूंगी। तुम जैकी ओल्ड के जिस्म में जिंदा रहोगे। वो बेयकीनी से बोला, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? क्या तुम मुझे इस जिस्म में जिंदा रहने दोगी? हाँ, मगर गिनती याद रखो, तुम कितने जिस्म बदल चुके हो। ये तुम्हारा चौथा जिस्म है, अब 2 बाकी रह गए हैं। जब 7वें जिस्म में जाओगे तो वो तुम्हारा आखिरी जिस्म होगा। और ये जो मौजूदा जिस्म मैंने हासिल किया है, क्या तुम मुझे इसमें रहने दोगी? हाँ, मैं एक खास मुद्दत तक रहने दूंगी। जैकी ओल्ड अमरीकी अकाबरीन को धोखा दे रहा था, बागी हो गया था। तुम भी जब तक उन्हें धोखा देते रहोगे और नुकसान पहुंचाते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। मैंने तुम्हें 40 दिन तक तपस्या की मोहलत दी, फिर जितने जिस्म बदलते रहे मैं तुम्हें 40 मिनट तक मोहलत देती रही। अब कितनी मोहलत मिलेगी? कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने जिंदा रह सकोगे? ये आने वाला वक्त तुम्हें बताएगा। ये सोनिया का फैसला था। एक शैतान जिंदा रहेगा अपने जैसे कई शैतानों की सरकोबी के लिए।